स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और राउटिंग एंड स्विचिंग CCNA हम स्टडी कर रहे हैं। किसी भी वेंडर को अगर स्टडी कर रहे हैं नेटवर्क के रेफरेंस से, उसमें सबसे जो मेन पॉइंट है या जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपको रेफरेंस मॉडल पढ़ाते हैं कि इस दुनिया में जितनी भी नेटवर्किंग या नेटवर्क डिवाइसेस हैं, वेदर वो कंप्यूटर है, वो मोबाइल फ़ोन है, वो लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, फेसबुक का सर्वर है, गूगल का सर्वर है, यानी XYZ जितनी भी डिवाइसेस हैं वो इस मॉडल को फॉलो करती हैं। 1960 से 1970 के दरमियान का टाइम ड्यूरेशन वो है जब इंटरनेट का आगाज़ हुआ था। ARPANET ने इसको स्टार्ट किया था। उस वक्त बहुत सारे वेंडर थे जो कि मुख्तलिफ अपने अपने इक्विपमेंट्स बनाते थे और वो सारा इक्विपमेंट उन्हीं का होना चाहिए था, तब आपका एनवायरनमेंट जो था वो फंक्शनल था। मगर अब ऐसा नहीं है, आप मिक्स वेंडर एनवायरनमेंट जो है उस पर नेटवर्किंग परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कुछ डिवाइसेस जो हैं वो आपके पास डेल की हैं, कुछ आपके पास सिस्को की हैं, कुछ जूनिपर की हैं। सो आप उनके दरमियान में इंटर ऑपरेबिलिटी जो है या इंटर नेटवर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। उसका रीज़न क्या है, ये कैसे मुमकिन हुआ? उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है ISO, उसने OSI रेफरेंस मॉडल बनाया और हर वो वेंडर जो हार्डवेयर मैन्युफैक्चर करता है या सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, नेटवर्क के रेफरेंस से उसने इस मॉडल को फॉलो करना है। वक्त के साथ साथ इस मॉडल में कुछ चेंजेस किए गए और क्योंकि इसके लेयर्स ज़्यादा थी, इस पर 7 लेयर्स थी, उनको कम्प्लेक्स समझा जाने लगा और उसको फिर कम किया गया। तो फाइनली हमारे पास नेक्स्ट मॉडल आया जिसको आजकल के दौर में हर कंप्यूटर यूज़ करता है, वो है TCP/IP। TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल /IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो ये प्रेजेंटेशन जो आपको नज़र आ रही है इसमें TCP/IP जो हमने अपने डेमो क्लास में देखा था, हम उसको एक दफ़ा दोबारा रिवाइज़ कर रहे हैं। ओरिजिनल स्टार्टिंग में जो उसका ब्लूप्रिंट बनाया गया था वो ये था, एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट और इंटरनेट देन लिंक, देन फाइनली अब जो हम यूज़ करते हैं अपडेटेड जो है वो एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेटा लिंक एंड फिज़िकल है। और कुछ आपको लोकेशंस पे, कुछ बुक्स में आपको ये भी मिलेगा, मगर जो अपडेटेड है, जो रिसेंटली हम यूज़ करते हैं या करंटली आप यूज़ करते हो, वो यही है। कौन यूज़ करता है? हमारी हर वो डिवाइस जो नेटवर्क पे पार्टिसिपेट कर रही है। देन हमने बात की थी अपने OSI रेफरेंस मॉडल पे, यानी OSI को हम पढ़ें और TCP/IP को हम पढ़ें, एक ही बात है। एक में आपको लेयर्स 7 मिलेंगी और दूसरा जो है जो करंटली यूज़ हो रहा है यानी TCP/IP जो है उसमें हमें लेयर्स 5 मिलेंगी और इसका ऑर्डर जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर है। इसका मतलब है कि टॉप लेयर जो है वो हायर नंबर है और बॉटम लेयर जो है वो लोअर नंबर है। सो इसमें हमने समझा था कि आपके पास जो स्टार्टिंग की 3 लेयर्स हैं जैसे कि एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, OSI में ये इंडिविजुअल है और TCP/IP में इन तीनों को कंबाइन करके एक फ़ाइनल लेयर क्रिएट की गई है जिसका नाम है एप्लीकेशन। यानी हम जब कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं या आप कोई भी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर के रेफरेंस से जितना भी काम हो रहा है, जहाँ पर डेटा को हम सेव कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं या हम कोई गेम प्ले कर रहे हैं, ये सारे का सारा काम जो है कहाँ पे रिज़ाइड करता है? ये सारे का सारा जो डेटा है वो रिज़ाइड करता है एप्लीकेशन डेटा पे, एप्लीकेशन लेयर पे। देन जब इसको नेटवर्क के ज़रिए आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को सेंड करना चाहते हैं या सेंड करते हैं बाय यूजिंग एनी मैकेनिज़्म, एनी फाइल, एनी सॉफ्टवेयर, सो ये नेक्स्ट लेयर पे चला जाता है जो कि है ट्रांसपोर्ट लेयर, जहाँ पे इस डेटा के मुख्तलिफ पीसेस बनाए जाते हैं क्योंकि हमारे सिस्टम से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है डेटा का, और उस एक रास्ते पे हम सारा डेटा नहीं सेंड कर सकते। अगर सेंड करते तो हमें पता नहीं चलेगा कि डेटा का कौन सा पार्ट मिस हुआ और कौन सा पार्ट जो है वो रिसीवर को रिसीव हो चुका है। सो दैट्स वाई ट्रांसपोर्ट लेयर पे उसके मुख्तलिफ पीसेस बना दिए जाते हैं। आपको जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि ट्रांसपोर्ट लेयर पर PDU सेगमेंट कहलाया जाता है या उसको सेगमेंट कहते हैं। ये PDU क्या है? PDU स्टैंड्स फॉर प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन पे ये डेटा है और ट्रांसपोर्ट पर आके इसको हम सेगमेंट कहते हैं। यानी वो डेटा जितना भी था, फॉर एग्जांपल वो 1 GB है तो उसके मुख्तलिफ चंक्स बना दिए जाते हैं, वो पीसेस बना दिए जाते हैं और उसको फिर आगे नेक्स्ट जो लेयर है उस पर फॉरवर्ड कर दिया जाता है। अभी जो चंक्स बनाए जाते हैं, इन चंक्स में एक तो उस पर पोर्ट नंबर रखा जाता है। अब ये पोर्ट क्या होता है? आवाज़ आ रही ना मेरी आपको? जी।
तो देखिए जो कंप्यूटर आपके पास अभी मौजूद है जिसका यूज़ करके आप लेक्चर रिसीव कर रहे हैं, हर कंप्यूटिंग डिवाइस जो है उस पर पोर्ट्स अवेलेबल होती हैं। पोर्ट्स की दो टाइप्स हैं, फिज़िकल एंड लॉजिकल। फ़िज़िकल पोर्ट क्या होती है भाई, वो तो बड़ी आसान सी बात है। जैसे आपके कंप्यूटर में USB पोर्ट है, HDMI पोर्ट है, इसी तरह XYZ नंबर ऑफ़ पोर्ट्स हमारे पास मौजूद हैं, PS2 पोर्ट्स हैं। सो जिनका यूज़ करके हम फिज़िकल हार्डवेयर जो है इससे कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं फिज़िकली डेटा को सेंड और रिसीव करना है, सो हम यूज़ करते हैं फिज़िकल पोर्ट्स। अब बात होती है लॉजिकल पोर्ट्स की। सो लॉजिकल पोर्ट्स क्या होते हैं कि सॉफ्टवेयर के लेवल पे किस सॉफ्टवेयर ने डेटा सेंड किया और किस सॉफ्टवेयर को डिलीवर करना है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लॉजिकल पोर्ट्स की कि किस सॉफ्टवेयर का ये डेटा है और किस सॉफ्टवेयर को ये रिसीव करना है या सेंड करना है। सो जो ट्रांसपोर्ट लेयर है यहाँ पे पोर्ट्स जी बोले जी सो जी बिल्कुल ठीक है। सो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है यहाँ पर हमारे पास लॉजिकल पोर्ट्स होती हैं जिस पे आइडेंटिफिकेशन की जाती है कि एक कंप्यूटर जो डेटा रिसीव कर रहा है या एक कंप्यूटर जो डेटा सेंड कर रहा है, सो ये किस तरह होगा। अभी आगे चल के इसको हम मज़ीद डिस्कस करते हैं और मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। नेक्स्ट वन हमारे पास है नेटवर्क लेयर, यानी पोर्ट की आइडेंटिफिकेशन हो गई कि कौन सा सॉफ्टवेयर भेज रहा है, किस सॉफ्टवेयर के पास जाना है, या जो डेस्टिनेशन कंप्यूटर है उस पर कौन सी सर्विस चल रही है, डेटाबेस की सर्विस चल रही है, वेब एप्लीकेशन चल रही है जिसके पास ये डेटा पहुंचना है। मगर जब ये कंप्यूटर से डेटा निकलेगा और किस रास्ते से होता हुआ उस कंप्यूटर तक पहुंचेगा, तो इसके लिए फिर हमारे पास नेटवर्क लेयर है। सो नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये सेगमेंट को रिसीव करता है और सेगमेंट के स्टार्ट में एक हेडर लगा देता है जिसमें ये IP एड्रेस अपना और जिस कंप्यूटर को भेजा जा रहा है उसका एड्रेस लिख देता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए। अब नेटवर्क लेयर पे हमारे पास प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि डेटा को सेंड और रिसीव करवाना, और जो डेटा सेंड और रिसीव हो रहा है उसको रास्ता दिखाना कि किस रास्ते से या किस पाथ से थ्रू ओवर द नेटवर्क आप सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास है डेटा लिंक लेयर। नेटवर्क लेयर पे तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या उस पर ये इंफॉर्मेशन ऐड कर दी जाती है सेगमेंट पर कि सोर्स और डेस्टिनेशन IP क्या है। अब ये बन जाता है पैकेट। नेटवर्क लेयर पे PDU को पैकेट कहते हैं, ठीक है जी। अब ये PDU यानी जो पैकेट है, ये जब डेटा लिंक लेयर पे आता है तो वहाँ पर इसको फ्रेम्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और जो आपकी फ़िज़िकल एड्रेसेस हैं डिवाइसेस के, मेरा जो लैपटॉप है इस पे जो भी वाईफाई या ईथरनेट कनेक्शन जो है मैं यूज़ करके अपनी इंटरनेट डिवाइस से कनेक्टेड हूँ, तो हर पोर्ट का एक फ़िज़िकल IP एड्रेस है। फ़िज़िकल से मुराद ये है कि वो ग्लोबली यूनिक होगा और उससे आपकी डिवाइस की आइडेंटिफिकेशन होती है हार्डवेयर के रेफरेंस से। सो वो एड्रेस जो है वो डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लोकल रीजन पे या लैन के जो हमारे पास एक सेगमेंट है उसके लेवल पे डिवाइस आइडेंटिफिकेशन जो है वो ये करेगा कि मेरे लैपटॉप जो है वो नेक्स्ट कौन सी डिवाइस होगी जिसको डेटा ट्रांसफ़र करेगा टूवर्ड्स योर कंप्यूटर, और उसके बाद फिर वो नेक्स्ट डिवाइस जो है वो किस डिवाइस से कम्युनिकेट करेगी। सो जो डिवाइस बाय डिवाइस एड्रेसिंग है उसको हम मैक एड्रेस कहते हैं। इसको अगर आप सिंपल रख के समझें तो हर वो डिवाइस जिसने नेटवर्क पे पार्टिसिपेट करना है या नेटवर्क से कनेक्ट होना है उसके पास दो तरह के एड्रेसेस होंगे, एक है लॉजिकल और दूसरा है फिज़िकल। लॉजिकल एड्रेस हम कहते हैं IP एड्रेस को, और फिज़िकल एड्रेस हम कहते हैं मैक एड्रेस को। मैक स्टैंड्स फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अभी अपकमिंग स्लाइड में हम इसको मज़ीद डिटेल में देखेंगे। सो डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पैकेट जो नेटवर्क लेयर से इसको रिसीव हुआ उसके स्टार्ट में और एंड में हेडर और ट्रेलर ये ऐड करता है, जिसमें मेरे कंप्यूटर के जो इंटरफेस है वो वाईफाई है या वायर है उसका मैक एड्रेस, और इसके बाद जो नेक्स्ट डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइस है उसका मैक एड्रेस ये अपने इसमें ऐड करके फॉरवर्ड करता है। और उसके अलावा यहाँ पे एरर डिटेक्शन भी होती है, करेक्शन नहीं होती, एरर को डिटेक्ट कर लिया जाता है और आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है, यानी उसकी इन्फॉर्मेशन के एरर आ रहा है या नहीं आ रहा। देन फाइनली जो डेटा लिंक पे हमारे पास PDU मौजूद है जिसको फ्रेम कहते हैं। एक दफ़ा फिर देख लें, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन पे आपके पास डेटा था, जब ये ट्रांसपोर्ट पर आता है तो उसको सेगमेंट बना दिया जाता है। सेगमेंट पे हम लॉजिकल एड्रेसिंग ऐड करते हैं, या हम नहीं करते, OSI रेफरेंस या TCP/IP ऐड करता है।
अब ये पैकेट बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट डाटा लिंक लेयर पर इसको सेंड किया जाता है, जहाँ पर इस पर फर्दर हेडर और ट्रेलर ऐड किया जाता है, जिसमें मैक की इंफॉर्मेशन होती है और FCS होता है। FCS स्टैंड्स फॉर फ्रेम चेक सीक्वेंस। ये डिवाइस का अपना एक मैकेनिज़्म है जिसका यूज़ करके वो सेंडर और रिसीवर के दरम्यान में जो फ्रेम ट्रांसफ़र हुआ है उसको चेक करते हैं कि क्या वो एक्चुअल साइज़ या एक्चुअल जो उसमें डेटा चाहिए था वो मौजूद है या मौजूद नहीं है, तो एरर है या नहीं है उसकी डिटेक्शन यहीं पे हो जाती है। दैन फाइनली ये जो फ्रेम है जो कि डेटा लिंक पर मौजूद है, इसको फिज़िकल लेयर पे भेजा जाता है और जहाँ पर इसको बिट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और फिर जो भी आपके पास टेक्नोलॉजी है 3G 4G वायरलेस या वायर फाइबर ऑप्टिक्स उसके मीडिया में इसको ट्रांसफ़र करके कन्वर्ट करके फॉरवर्ड कर दिया जाता है। सो ये आपके पास है TCP/IP। और जो हम अभी समझ रहे थे कि डेटा सेगमेंट पैकेट फ्रेम एंड बिट्स, इसको हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। सो इनकैप्सुलेशन की ये नेक्स्ट प्रेजेंटेशन आपको नज़र आ रही है कि नंबर 1 जो है, अगर आप राइट साइड पे देखें आपके पास एप्लीकेशन लेयर है, वहाँ पे डेटा था। अब ये डेटा जो था वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे पहुँचता है। सो डेटा के स्टार्ट में एक पीस लगा दिया जाता है और अब ये डेटा जो है वो सेगमेंट बन जाता है। इसी तरह नेक्स्ट वन आपके पास जब ये ट्रांसपोर्ट लेयर से फॉरवर्ड होता है लेयर नंबर 3 पे यानी नेटवर्क लेयर पे, तो इसके स्टार्ट में नहीं जो सेगमेंट था उसके स्टार्ट में एक और हेडर लगा दिया जाता है जिसमें IP की इन्फॉर्मेशन होती है। और डेटा लिंक पर हमने बात की थी कि ये एक वाहिद लेयर है जिस पे हेडर और ट्रेलर दोनों असाइन किए जाते हैं, दोनों लगाए जाते हैं। हेडर में मैक की इन्फॉर्मेशन होती है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन बोथ, और जो ट्रेलर है उसमें FCS होता है जिससे डिवाइसेस चेक करती हैं कि जो फ्रेम हमने रिसीव किया है ये ओके है या ओके नहीं है या हमें दोबारा चाहिए, यानी डिटेक्शन हो जाती है। करेक्शन यहाँ पे नहीं होती, डिटेक्शन यहाँ पे की जाती है। और फाइनली इसको बिट्स में फ़िज़िकल लेयर पे कन्वर्ट करके ट्रांसमिट जो है वो कर दिया जाता है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई मसला तो नहीं है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्लास के बाद ये भी मिल जाएगी और मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। और जिस लेक्चर में हम लैब परफॉर्म करेंगे तो उसमें आपको लैब की वीडियो भी मिलेगी, यानी अब कमांड्स नोट करना वो काफ़ी मुश्किल काम है। सो कमांड्स के लिए अपने परेशान नहीं होना, वो आपको वीडियो में मिल जाएगा और मेरी ऑडियो भी आपके पास होगी। इसके अलावा कोई मसला होगा तो मोस्ट वेलकम, आप कभी मुझसे पूछे, मैं आपको बताऊँगा। आगे चलते हैं। अब हम फोकस कर रहे हैं बिटवीन एप्लीकेशन एंड ट्रांसपोर्ट लेयर पे। मॉडल कौन सा है? TCP/IP। जो TCP/IP में हमारे पास जो टॉप लेयर है वो एप्लीकेशन लेयर है और उसके बाद जो लेयर है लेयर नंबर 4 जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर है। हम क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं? हम पोर्ट्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। आपका जो कोर्स है CCNA, देखें एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए, बेसिकली आप CCNA में पढ़ क्या रहे हैं? आप CCNA में जो सिस्को का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका यूज़ करके अपने राउटर्स और स्विचेस और फायरवॉल को, यानी जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं उनको ये मैनेज करते हैं ताकि जो बिज़नेस की रिक्वायरमेंट है आप उसके मुताबिक जो इनका IT इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नेटवर्क के रेफरेंस से मैनेज कर सकें। आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम को सीखते हैं, ठीक है जी। अब मज़े की बात यह है कि जब आप इसको सही तरीके से समझ लेते तो बाकी वेंडर्स जो हैं जैसे कि जूनिपर है, एक्सट्रीम नेटवर्क्स है, XYZ और भी बहुत सारे वेंडर्स हैं, हवावी है, पोलो अल्टो और बहुत सारे वेंडर्स मौजूद हैं। तो जब आप एक वेंडर की टेक्नोलॉजी को सही तरीके से समझ लेते हैं तो आपको सारे वेंडर्स ऑलरेडी आ जाते हैं। सिर्फ उनमें जो डिफरेंसेस हैं वो सिंटैक्स का है कि सिस्को में मुझे कमांड किसी और तरीके से लिखनी है और जो जूनिपर है उसमें कमांड लिखने का तरीका कुछ और है। मगर जो टेक्नोलॉजी है, जो अप्रोच है, यानी जो आप अभी समझ रहे हैं ट्रांसपोर्ट लेयर, पोर्ट नंबर, ये थ्रू आउट द ग्लोब यूनिक हैं, ये सेम ही है, ठीक है जी, ठीक है, ये डिफरेंट नहीं है, ये बिल्कुल सेम ही है। सो बात करते हैं हम पोर्ट्स पे। जो भी हम समझ रहे थे कि भाई हमारे पास लॉजिकल पोर्ट्स होती हैं, तो ये पोर्ट नंबर्स हैं और पोर्ट नंबर हर एप्लीकेशन के आपको बताए गए हैं। अब यहाँ पर आपको एक बात पता होनी चाहिए, वो ये है कि हमारे पास जो पोर्ट नंबर्स हैं, लॉजिकल पोर्ट नंबर्स, उसकी 2 डिवीज़न है। आगे चल के हम थर्ड वन पे भी बात करेंगे, अभी फ़िलहाल हम 2 पे बात कर रहे हैं। पोर्ट नंबर कहाँ से कहाँ तक है? सो पोर्ट नंबर 1 से लेके 65,535 तक है, ठीक है जी। 1 to 65,535 तक है, ये सारे पोर्ट नंबर्स हैं
जो इस दुनिया में हर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लेवल पे ट्रांसमिशन के लिए या सॉफ्टवेयर की आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है जी। अब इसकी दो डिवीज़न कौन कौन सी हैं? एक आपके पास हैं वेल नोन पोर्ट नंबर्स और दूसरे आपके पास हैं रैंडम पोर्ट नंबर्स। वेल नोन पोर्ट नंबर्स क्या होते हैं? अब एक केस स्टडी करते हैं जिसमें मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं या आपने अपना कंप्यूटर लैपटॉप ऑन किया, आपने फायरफॉक्स को रन किया या आपके पास जो भी ब्राउज़र है आपने उसको रन किया। ब्राउज़र में मुख्तलिफ़ टैब्स आप ओपन कर सकते हैं। आपने एक में यूट्यूब ओपन किया हुआ है, इसी तरह आपने एक में अपने बैंक की जो वेबसाइट है उसको ओपन किया हुआ है ऑनलाइन बैंकिंग के लिए, इसी तरह थर्ड वन में आपने फेसबुक को ओपन किया हुआ है। सो आप एक सिंगल एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं और उसके 3 आपके पास टैब्स हैं जिसमें 3 डिफरेंट वेबसाइट्स जो हैं वो आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी। अब हम ये समझेंगे कि एक जो आपके पास 3 कनेक्शन तो नहीं है ना, आपके पास तो एक ही कनेक्शन है, एक कनेक्शन के ऊपर ही सारा काम आप कर रहे हैं। सो एक कनेक्शन के अगेंस्ट आपने किस तरह मुख्तलिफ जो कनेक्टिविटीज़ हैं वो मेंटेन की हुई हैं और वो डिफरेंट किस तरह होती हैं। यानी ऐसा कभी भी नहीं हुआ होगा कि आपने यूट्यूब की वीडियो सर्च की हो और वो बैंक की वेबसाइट में ओपन हो रही हो, या आप फेसबुक का स्टेटस लिख रहे हो और वो आपको कहीं और टैब पे नज़र आ रहा हो। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमने बात की कि हमारे पास 2 पोर्ट नंबर्स हैं, एक है रैंडम और दूसरा है आपके पास वेल नोन। सो रैंडम जो है वो हमेशा यूज़ करता है क्लाइंट। ये मेरे पास अगर क्लाइंट का कंप्यूटर है जिसके लिए मैंने सी लिख दिया, और ये मेरे पास सर्वर है। इस दुनिया पे जितने भी कंप्यूटर सर्वर्स के तौर पे बिहेव कर रहे हैं, हमने अपने बेसिक्स में बात की थी कि हर वो कंप्यूटर ओवर द नेटवर्क जो दूसरे कंप्यूटर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसको सर्वर कहा जाता है। सर्विसेज जो है वो प्रिंट की भी हो सकती हैं, वो एप्लीकेशन की भी हो सकती हैं, वो स्टोरेज की भी हो सकती हैं। यानी XYZ जितनी भी एप्लीकेशंस हैं आप उसको उसके रेफरेंस से सर्वर कहेंगे। अगर उस पर गेम मौजूद है और बाकी जो क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं वो गेम प्ले कर सकते हैं, अगर वो सर्वर है तब प्ले होता है, वरना प्ले नहीं होता, तो वो क्या है? वो गेम सर्वर है। और अगर उस पर डेटाबेस मौजूद है तो वो फिर डेटाबेस सर्वर है। उस पर अगर वेबसाइट होस्ट हो रही है तो फिर वो वेब सर्वर है। इसी तरह उस पर अगर एप्लीकेशन चल रही है तो फिर वो एप्लीकेशन सर्वर है। ठीक है जी। अब ये एक रिक्वायरमेंट होती है कि मैनी टाइम्स जो आप सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम भी सर्वर बेस्ड होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास 2 टाइप्स आती हैं, एक आपके पास है सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा आपके पास है क्लाइंट साइड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, विंडोज़ 8 जो हैं ये सारे क्लाइंट साइड के ऑपरेटिंग सिस्टम है, और विंडोज़ सर्वर या रेड हैट लाइनक्स जो है ये सारे जो हैं ये सर्वर साइड ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंपल रख लेते हैं, हर वो कंप्यूटर जो एप्लीकेशन को यूज़ करता है और रिक्वेस्ट मेक करता है वो क्लाइंट होता है। यानी विंडोज़ 7 में हम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, विंडोज़ 10 में भी हम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। और वो कंप्यूटर जिसकी सर्विसेज होती हैं जैसे कि DHCP, DNS, वेब सर्विसेज, एप्लीकेशन सर्विसेज, डेटाबेस सर्विसेज, सो ये उस ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको मिलती हैं जो सर्वर बेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो उसकी बेस पे भी हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दोबारा आते हैं अपना टॉपिक पे बात करते हैं। वो क्या था? हम पोर्ट्स को समझ रहे थे और उसकी जो डिफ्रेंशिएशन है हम इसको अंडरस्टैंड कर रहे थे कि वेल नोन क्या होता है और रैंडम पोर्ट नंबर क्या होते हैं। टोटल पोर्ट नंबर 1 से लेके 65,535 तक है। इसमें से वेल नोन जो है वो 1 से लेके 1023 तक है। 1 से 1023 तक ये क्या है? ये वेल नोन है। वेल नोन पोर्ट नंबर्स जो हैं वो कौन यूज़ करता है? वो किसके लिए रिज़र्व है? वो सर्वर के लिए रिज़र्व है। 1 towards 1023। इसके बाद जो रिमेनिंग आपके पास नंबर बच जाते हैं जिसको भी हम एक सिंगल डिवीज़न में देख रहे हैं वो है 1024 towards 65,535। ठीक है जी, 65,535, ये 55 दरमियान में आ जाएगा। 65,500 और ये 35 होगा। ठीक है जी। सो जो वेल नोन है ये आपको जो समझना है वो वेल नोन ये होंगे जो आपके कोर्स से रिलेटेड हैं। अब TFTP जो है या टेलनेट, POP3, DNS और FTP या BOOTP ये पोर्ट नंबर यूज़ करते हैं। आपके कोर्स में इतना ही है। जब आप आगे चलेंगे यानी आप CCNP, CCIE या इस फील्ड को आप आगे
एक्सेल करेंगे इसमें अपने नॉलेज को, तो आपको और भी डिटेल बताई जाएगी। यानी ये वो डिटेल है जो सिस्को आपको चाहता है कि आपको पता हो, और आपसे एग्ज़ाम में भी इसके बारे में पूछेगा। इवन जो आपकी लैब्स होंगी सिक्योरिटी से रेफरेंस से रिलेटेड, या उनका जो यूजेज होगा सिक्योरिटी से होगा, नेटवर्क सिक्योरिटी से, सो उसमें हम इनको कॉन्फ़िगर भी करके देखेंगे, इनकी ट्रैफिक को अलाउ या डिनाई करके भी देखेंगे। सो आपने अब ये समझना है कि जितने भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर हैं, उनके जितने भी पोर्ट नंबर्स हैं, ये दो प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हैं लेयर नंबर 4 पे। चाहे वो कोई भी एप्लीकेशन है, चाहे वो टेलनेट है, फायरफॉक्स है, कोई वीडियो स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप है, सो कोई ना कोई पोर्ट नंबर ये लाजमी तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आप सर्वर की तरफ बात करेंगे तो सर्वर पे एक स्पेसिफ़िक पोर्ट होगा, और अगर आप अपने कंप्यूटर की बात करेंगे, जो मैं भी आपको समझा रहा था कि आपके पास एक ब्राउज़र है और उसमें 3 टैब्स हैं, तो जो आपने पहला टैब ओपन किया उसको असाइन हो गया 1024, जब आपने दूसरा टैब ओपन किया तो उसको असाइन हो जाता है 1025, और आपका जो थर्ड टैब है उसको असाइन हो जाता है 1026। तो आपके पास आईपी तो एक ही है, अब आईपी के ज़रिए ट्रैफिक आगे जा रही है, मगर उसकी आइडेंटिफिकेशन हो रही है कि आईपी के साथ 1024 लिखा हुआ है, ये यूट्यूब की ट्रांसमिशन है, यूट्यूब का डेटा यहाँ पर सेंड और रिसीव हो रहा है। इसी तरह आईपी के साथ 1026 लगा के भेजा जाता है। इसका मतलब है कि ये आपके बैंक की जो वेबसाइट आपने ओपन की हुई है, ये उसके लिए आपने यूज़ किया हुआ है, और जो फाइनली फेसबुक है उसके लिए 1026 जो है, या रैंडमली जो भी नंबर अवेलेबल है बिटवीन दीज नंबर्स, जो कि क्लाइंट के लिए अवेलेबल होते हैं, जिनको हम रैंडम कहते हैं, रैंडमली कोई भी नंबर असाइन कर दिया जाता है जो अवेलेबल होता है, जिससे आपकी ट्रैफिक को सेपरेट रखा जाता है, ट्रैफिक जो है मिक्सअप नहीं होती। किस लेवल पे, किस लेयर पे, एप्लीकेशन के लेयर पे, एप्लीकेशन के लेवल पे, ठीक है जी। और सर्वर जो है उसमें आपके पास या तो टीसीपी यूज़ कर रहा होता है या यूडीपी यूज़ कर रहा होता है। जहाँ पे डेटा का साइज़ बहुत ज़्यादा है वहाँ पे यूडीपी होगा, और जहाँ पे डेटा की एक्नॉलेजमेंट रिक्वायर है कि डेटा जो मैंने सेंड किया है, अगर मैं बैंक की वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ और मैं यूज़र नेम पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ या ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, तो अश्योर होना चाहिए। सो वहाँ पर मोस्टली आपका जो कम्युनिकेशन है वो टीसीपी को यूज़ कर रहा होता है। अब आपके कोर्स से रिलेटेड वो प्रोटोकॉल्स जिनके पोर्ट नंबर्स भी आपको नज़र आ रहे हैं जो टीसीपी यूज़ करते हैं, वो ये हैं टेलनेट, एसएमटीपी ईमेल के लिए यूज़ होता है, एचटीटीपी ये उन वेबसाइट्स के लिए यूज़ होता है जो कि सिक्योर नहीं है मगर वो वेब की ट्रैफिक को सेंड और रिसीव करती हैं। एफटीपी यूज़ होता है फ़ाइल ट्रांसफ़र के लिए कि मैं अपने जो सिस्को डिवाइस है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करना चाह रहा हूँ, या मैं उसका बैकअप लेना चाह रहा हूँ, या मैं उसका बैकअप रीस्टोर करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए आपके पास दो प्रोटोकॉल्स मौजूद हैं, एक आपके पास है एफटीपी और दूसरा है टीएफटीपी। दोनों का यूज़ करके आप एक परफॉर्म कर सकते हैं। एक देख लें टीसीपी को यूज़ करता है, दूसरा जो है यूडीपी को यूज़ करता है, यानी वो डेटा को बस सेंड करता है और केयर नहीं करता कि डेटा वहाँ पे रिसीव हुआ है या नहीं हुआ, जस्ट वो उसको थ्रो कर देता है। अब एफटीपी में दो पोर्ट्स हैं, बाकी में सब में एक एक पोर्ट है। तो एक इसके डेटा की ट्रांसमिशन की है और एक इसमें कंट्रोल की है, जो आगे चल के हम इसको परफॉर्म भी करेंगे। डीएनएस जो है आप यूँ समझ लें कि इंटरनेट की फ़ोन बुक है। जैसे आपके पास एक फ़ोन है, उसमें आपके पास एक कॉन्टैक्ट लिस्ट या फ़ोन बुक मौजूद है कि आपने जिसको भी कॉल करनी होती है, हमें नंबर याद नहीं रहता, तो आप क्या करते हैं, आप उसको नेम से सेव कर लेते हैं, यानी जिसको भी कॉल करनी है आप उसके नेम को क्लिक करते हैं और उसका नंबर जो डायल हो जाता है। सो इसी तरह जब हम इंटरनेट को आप यूज़ करते हो तो फेसबुक का आईपी आपको याद नहीं होगा, गूगल का आईपी आपको याद नहीं होगा। इस तरह टन्स ऑफ साइट्स जो हैं वो आप एक्सेस करते हैं, या एक वेबसाइट जब आप एक्सेस करते हैं तो उसमें तकरीबन 10 से 15 वेबसाइट्स और भी लिंक होती हैं। तो कभी भी हमें अगर आईपी याद भी हमने रखा तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें 5 वेबसाइट्स का आईपी याद होगा, 10 का आईपी याद होगा, और वक्त के साथ साथ आपको याद रखना मुश्किल हो जाएगा। नेम जो है वो हमें याद रहते हैं। तो डीएनएस जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है आईपी को और ह्यूमन अंडरस्टैंड करता है नेम को। कि आपको याद है www.facebook.com, मगर कंप्यूटर को पता ही नहीं है facebook.com क्या है। वो कहता है मुझे आईपी बताओ तो मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। सो डीएनएस के पास होते हैं रिकॉर्ड्स जिसमें आईपी टू नेम एंड नेम टू आईपी और नेम टू नेम रिकॉर्ड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। यानी मैं जब फेसबुक को एक्सेस करता हूँ तो मेरा कंप्यूटर डीएनएस के पास जाता है, वो डीएनएस से पूछता है कि अपने रिकॉर्ड को चेक करें, फेसबुक का जो आईपी है वो मुझे दे दे। जब फेसबुक का आईपी उसको मिल जाता है और ये फिर उसके बाद हमारा डेटा जो है या हमारी जो ट्रांसमिशन है या कम्युनिकेशन है
वो DNS के बाद फेसबुक से करवा देता है। यानी DNS हमें IP बताता है, IP पता चल जाता है, तो जिस भी सर्वर के पास आपने ट्रैफिक भेजनी है, सेंड और रिसीव करनी है, वो आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वन आपके पास है HTTPS। HTTPS का पोर्ट नंबर है 443। हर वो वेबसाइट जो सिक्योर है, जिस पे आपके पास सर्टिफिकेट्स इनेबल हैं और वो आपको चेक भी करता है, क्रेडेंशियल्स वगैरह आपको चेक करता है, उसके बाद आपको ऑथराइज़ करता है। सिक्योर सॉकेट इसके लिए इस्तेमाल होता है। सो उसका पोर्ट नंबर है 443। जितनी भी बैंक्स की साइट्स हैं या जितनी भी हर वो वेबसाइट जिस पे आप लॉगिन करते हैं, आप देखें, उसको नोटिस करें कि हमेशा उसका जो URL है या FQDN है वो स्टार्ट होता होगा HTTPS से। S स्टैंड्स फॉर सिक्योर, HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट और आपके पास है SSH। हमारे पास 2 प्रोटोकॉल्स हैं या 2 हमारे पास एप्लीकेशंस हैं जिनका यूज़ करके हम जो नेटवर्क डिवाइस है उसको रिमोटली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको आपकी लोकेशन पे नेटवर्क का काम मिल जाता है और उसमें कोई मसला आ जाता है और आप किसी जो सर्विस प्रोवाइडर है उससे सर्विस जो है अवेल करते हैं, जैसे फ्रीलांसिंग साइट्स हैं, वहाँ पर आप प्रोजेक्ट जो है पोस्ट करते हैं और आप कहते हैं भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें ये डिवाइसेस चल रही हैं, उसमें फ़लानी जगह पे मसला आ रहा है, कम्युनिकेशन नहीं हो रही, तो इसको ठीक करना है। तो आपको एक फ्रीलांसर जो है या नंबर ऑफ़ फ्रीलांसर जो है बिड करते हैं, जिनमें से आपको जो ठीक लगता है आप उसको अप्रोच करते हैं और उसके बाद फिर वो अब आपकी लोकेशन पे नहीं आएगा, बल्कि वो अपनी लोकेशन से, जो कि कोई भी रीजन, कोई भी कंट्री हो सकती है, वहाँ से वो आपकी डिवाइस को एक्सेस करेगा और उस पर कॉन्फ़िगरेशन परफॉर्म करेगा। अब इसमें ये बात अश्योर होनी चाहिए कि जो कनेक्टिविटी ओवर द इंटरनेट बिटवीन वो बंदा जो कि आपके नेटवर्क को ट्रबल शूट कर रहा है और आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की डिवाइस, ये सिक्योर होनी चाहिए। जो बाकी हैकर है, हैकिंग कम्युनिटी है या जो इंटरनेट पब्लिक इन्वायरमेंट है, उस पर ये डेटा जो है एक्सपोज नहीं होना चाहिए। क्या डेटा एक्सपोज नहीं होना चाहिए? आपके डिवाइस का एक्सेस मैकेनिज़्म, जिसमें यूज़र नेम, पासवर्ड और बाकी जो डिटेल है या ट्रांसमिशन जो है वो सारे का सारा एक्सपोज नहीं होना चाहिए। सो उसको सिक्योर रखने के लिए हमारे पास जो मैकेनिज़्म है वो है SSH, जिसका पोर्ट नंबर है 22। सो टेलनेट और SSH दोनों इस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। टेलनेट अगर आप सेम लोकेशन पे हैं तब आप यूज़ करें, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, मगर उसमें एक फ़्लॉ मौजूद है। वो ये है कि अगर मैं अपने इस लैपटॉप से एक राउटर या स्विच को एक्सेस करके उसके यूज़र नेम और पासवर्ड को एंटर करके लॉगिन करता हूँ और उस पर कॉन्फ़िगरेशन परफॉर्म करता हूँ, और कोई भी इस किस्म का बंदा जो इस फील्ड में नॉलेज रखता है और वो मेरी ट्रैफिक को कैप्चर कर लेता है, जैसे आपने ये कुछ बॉन्ड टाइप की या इंटेलिजेंस टाइप की मूवीज़ देखी होंगी जिसमें वायर टैपिंग होती है, फ़ोन रिकॉर्ड कर लिया जाता है। तो इसी तरह अगर वो मेरी इस ट्रैफिक को रिकॉर्ड करता है या मेरी ट्रैफिक को कैप्चर कर लेता है, तो बग़ैर किसी एफ़र्ट के उसको बड़ी आसानी से मेरे सिस्टम का, यानी आपके एनवायरनमेंट की डिवाइसेस का यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो पता चल जाता है। और जब ये एक्सपोज हो जाएगा तो फिर आपकी डिवाइसेस जो है वो सिक्योर नहीं रहेंगी, उसमें वो बंदा आके जो भी चेंजेस परफॉर्म करना चाहता है वो कर सकता है। सो सिक्योर साइड पर रहते हुए जो आपके पास सोल्यूशन है वो है SSH, कि जब भी आप इस किस्म की कॉन्फ़िगरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, मोस्टली आप इसी तरह परफॉर्म करेंगे, सो उसके लिए हम हमेशा SSH को यूज़ करते हैं। इसके बाद आपके पास है POP3। ये भी ईमेल के लिए यूज़ होता है, ईमेल सर्वर के लिए यूज़ होता है। जैसे आपने एक वेबसाइट, अपने बिज़नेस से स्टार्ट किया, ऑनलाइन वेबसाइट ले ली, अब इस वेबसाइट का एक ईमेल भी होगा। जैसे कि आपने वेबसाइट ले ली www.something.com, तो उसका ईमेल भी होगा info@something.com। और इसको जब आप अपने एंड्रॉयड ऐप पे, जो आपका ईमेल का ऐप है, उस पर आप कॉन्फ़िगर करेंगे तो उसमें आपको 2 बताने होंगे। सर्वर की साइड पे आप SMTP बताएंगे और POP3 आप क्लाइंट की साइड पे भी बता सकते हैं। सो उसमें भी कुछ बातें आ जाती कि भाई कौन सा सिक्योर है, कौन सा सिक्योर नहीं है, मगर मोस्ट कॉमनली हम SMTP को यूज़ करते हैं। इसके बाद NTP है। आपकी जितनी भी डिवाइसेस हैं उनकी क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए, उनका डेट एंड टाइम जो है वो आपकी लोकेशन के लिहाज से एक्यूरेट होना चाहिए। सो वो अपने रीजन की जो एटॉमिक क्लॉक है, जो कि ओवर द इंटरनेट अवेलेबल है, वहाँ से वो अपना डेट एंड टाइम रिसीव करते हैं। तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो है NTP। इसके बाद अब आपके पास है IMAP4। सेम SMTP की जगह आप IMAP4 भी यूज़ कर सकते हैं। एक्सचेंज सर्वर अगर आपने पढ़ा हो या आपका फ्यूचर में उसको स्टडी करने का मौका आपको मिले, तो उसमें SMTP, POP3 और IMAP4 जो है इनका काफ़ी आपको लिटरेचर मिलेगा, जो कि ईमेल सेंड और रिसीविंग
की मैकेनिज़्म के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास जो सॉफ्टवेयर्स हैं या प्रोटोकॉल्स हैं जो कि यूडीपी को यूज़ करते हैं, उसमें एसएनएमपी इज़ अ प्रोटोकॉल जिसका यूज़ करके आप अपने नेटवर्क की मॉनिटरिंग को ऑटोमेट कर देते हैं कि आप एक सिस्टम कॉन्फ़िगर कर देते हैं और उसके बाद जितनी भी डिवाइसेस हैं उन पर ट्रैप्स कॉन्फ़िगर कर देते हैं कि अगर कोई इशू होता है, लिंक डाउन होता है या डिवाइस शट डाउन होती है, डिवाइस का टेम्परेचर जो है उसमें कोई इशू होता है, तो मुझे जो एक अलर्ट मैसेज जो है वो मेरे सिस्टम पे सेंड कर दिया जाए। सो एसएमटीपी जो है इस काम के लिए इस्तेमाल होता है। हम इसको परफॉर्म करेंगे अपने लैब्स में आगे चल के। टीएफटीपी ये यूज़ होता है फ़ाइल ट्रांसफ़र के लिए। मोस्ट कॉमनली आपके पास जो एनवायरनमेंट होते हैं जिनमें आईपी फ़ोन्स लगे हुए होते हैं, तो आईपी फ़ोन को हमेशा जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो मेन डिवाइस से चाहिए होती है, जिसको हम IPPBX के नाम से जानते हैं। और भी डिवाइसेस यूज़ हो सकती हैं, राउटर्स भी इसको कुछ ऐसे मौजूद हैं जिनका यूज़ करके आप जो आईपी फ़ोन्स हैं उनको मैनेज कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो आईपी फ़ोन की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको अपनी मेन डिवाइस से यानी मेन राउटर से या मेन जो भी उसका सर्वर है उससे चाहिए होती है, उसका PBX सिस्टम है। सो वो ओवर द TFTP सर्वर जो है हम उसको सेंड करवाते हैं, ऑटोमेटिकली वो रिसीव कर लेता है। इसके अलावा आपने सिस्को डिवाइसेस से बैकअप लेना है, उसको रिस्टोर करना है, सो उसके लिए भी हम TFTP सर्वर को यूज़ करते हैं। DNS वो वाहिद प्रोटोकॉल है जो कि दोनों मैकेनिज़्म को यूज़ करता है। वो रिलायबल को भी यूज़ करता है जिसमें TCP है, और वो अनरिलायबल को भी यूज़ करता है जिसमें UDP है। और लास्ट वन आपके पास है DHCP का ओल्डर नेम है BOOTP और इसका न्यूअर नेम है DHCP, जो कि यूज़ होता है ऑटोमेटिक या डायनामिक IP कॉन्फ़िगरेशन के लिए। यह हमारे कोर्स का हिस्सा है, दोनों वर्जन V4 के लिए भी, वर्जन V6 के लिए भी, तो इसको हम पढ़ेंगे। सो अब तक आपको जो पॉपुलर पोर्ट नंबर्स के बारे में बताया गया है इसमें कोई इशू तो नहीं है? हाँ, ये आपको याद करना पड़ेगा, यानी ये आपको याद रखना पड़ेगा इसलिए क्योंकि अब ये वो ट्रांसमिशन मैकेनिज़म्स हैं या ये वो एप्लीकेशन है जो मोस्ट कॉमनली आपके एनवायरनमेंट में यूज़ हो रहे होते हैं। तो आप जब अपने किसी भी बिज़नेस में आप जॉब परफॉर्म कर रहे हैं एज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, और उनके जो राउटर्स हैं, डिवाइसेस हैं, बाकी जो कस्टमर हैं या जो बाकी एम्प्लॉयज़ हैं वो भी उन्हीं से कनेक्टेड होंगे, तो आपने हर जो पोर्ट है उस पर ये सर्विसेज तो ऑफ़ करनी होंगी ना कि भाई टेलनेट कोई भी बंदा नहीं कर सकता। एक ख़ास पोर्ट है जिस पर मैंने अलाउ किया, उस पर मेरा सिस्टम प्लग इन है, तो वहीं से मैं कर सकता हूँ, बाकी भी तो आपने अलाउ नहीं करना। तो आप उसको डिनाई किस तरह करेंगे? उसके लिए आपको उसका पोर्ट नंबर मालूम होना चाहिए, आपको उसका नाम मालूम होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि वो TCP यूज़ करता है या UDP यूज़ करता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने एक ऐसा प्रोटोकॉल ब्लॉक किया जो TCP यूज़ करता था मगर आपने UDP यहाँ पे कमांड में लिख दिया, तो उससे मसला ये होगा कि आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो काम नहीं करेगी। जो आपने ब्लॉकिंग किया है या आपने अलाउ किया है, वटेवर जो भी कॉन्फ़िगरेशन किया है वो फंक्शनल नहीं होगी। सो इस रेफरेंस से आपको ये याद होना चाहिए, आपको बिल्कुल ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए, ताकि जब हम आगे चल के सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे जिसमें हम एक्सेस लिस्ट कॉन्फ़िगर करेंगे, तो वहाँ पर फिर आपको ये काफ़ी यूज़ करना होगा। और चीज़ें इतनी जी 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 बिल्कुल, आपने इस तरह इसको याद रखना है कि भाई ये कम्युनिकेशन के लिहाज से TCP को यूज़ करता है और इसका पोर्ट नंबर ये, बस आपने इतना याद रखना कि भाई कम्युनिकेशन में क्या यूज़ करता है, टेलनेट है, TCP यूज़ करता है, SMTP क्या यूज़ करता है, UDP यूज़ करता है, और इसका पोर्ट नंबर क्या है, इसका पोर्ट नंबर ये। और जो बात मैं आपको बता रहा था वो ये था कि चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है, आपको दोनों तरीके आने चाहिए। हम कमांड लाइन भी देखेंगे और हम GUI को भी देखेंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो उसमें टोटली कमांड लाइन ही होती है, और कमांड लाइन जो है वो उसको हैक करना या उसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल भी होता है। और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है उसका भी आपको टच दिया जाएगा, मगर जब कमांड लाइन समझ में आ गई है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो फिर चाहे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हो या कमांड लाइन हो, उससे कोई इशू नहीं पड़ता। ठीक है जी। तो मेन जो आपका फोकस होना चाहिए वो ये है कि आपको डिटेल इन डेप्थ समझ में आए। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं। अभी हमने फोकस किया था एप्लीकेशन और ट्रांसपोर्ट लेयर पे, जिसमें आपको बताया गया कि भाई डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं और उनके डिफरेंट पोर्ट नंबर्स होते हैं जिससे उनको आइडेंटिफाई किया जाता है।
इसके बाद जो सेगमेंट था यानी जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे था, जब वो नेटवर्क लेयर पर आता है तो वहाँ पर आईपी से रिलेटेड उससे काम लिया जाता है, यानी उस पर आईपी असाइन किया जाता है और उसको फिर फॉरवर्ड किया जाता है। तो अब हम जो लेयर नंबर 3 है यानी जो नेटवर्क लेयर है, उसको फर्दर अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि वहाँ पर क्या होता है, जिसमें हम देखेंगे कि भाई जो बेसिक्स ऑफ राउटिंग है वो किस तरह परफॉर्म होती है, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि आपने जो राउटिंग का पूरा एक पोर्शन है जिसमें आपने राउटिंग प्रोटोकॉल्स पढ़ने हैं उसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है, बेसिक आइडिया समझ में आ जाए, आपको पता हो कि ये इसमें क्या कुछ हम देख रहे हैं या इसका मकसद क्या है, तो फिर आप उसको मज़ीद आसानी के साथ समझ सकते हैं। तो फंडामेंटल्स ऑफ राउटिंग जो है यानी जो लेयर नंबर 3 पे परफॉर्म होते हैं, लेयर नंबर 3 पे क्या होता है हमने बात की थी। लेयर नंबर 3 का नाम है नेटवर्क लेयर, और इस पर आपके पास राउटिंग और राउटेड प्रोटोकॉल्स होते हैं। राउटिंग एंड राउटेड प्रोटोकॉल्स। राउटिंग प्रोटोकॉल्स वो होते हैं जो हमारे ट्रांसमिशन को या हमारी कम्युनिकेशन को वे शो करते हैं कि किस रास्ते पे जाके आप सेंडर से रिसीवर तक पहुंच सकते हैं। यानी जो मैं अभी कम्युनिकेट कर रहा हूं, मैं डेटा जो ट्रांसफ़र कर रहा हूं, जो आप रिसीव कर रहे हैं या आप जो सेंड करते हैं मैं रिसीव कर रहा हूं, सो ये ओवर द इंटरनेट हो रहा है। और इनको पाथ कौन दिखा रहा है, इनको राउटिंग प्रोटोकॉल्स जो है वो पाथ दिखा रहे हैं कि कौन सा पाथ आपके लिए सूटेबल है, और वहाँ से फिर आप क्विकली जो अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हैं। मगर मैं कुछ डेटा भी तो भेज रहा हूँ, तो वो डेटा कौन ला रहा है, यानी वो डेटा हम यूँ अज्यूम कर लेते हैं वो एक व्हीकल में, गाड़ी में बैठ कर आ रहा है, और जो रोड है वो तो राउटिंग है, मगर जो गाड़ी है वो क्या है, वो राउटेड है। सो आईपी जो है वो एक गाड़ी की तरह है जो कि हमारे डेटा को लेता है और उसको सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है, मगर इस गाड़ी को चलने के लिए रोड की ज़रूरत है। सो रोड जो है वो राउटिंग है, यानी रोड पर आपको साइंस नज़र आते हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि इतने किलोमीटर है, उसके बाद इस डायरेक्शन में जाना है जब आप ट्रैवल करते हैं। सो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी राउटिंग प्रोटोकॉल की होती है ओवर द इंटरनेट। और जो हमारा व्हीकल है जिसमें आप खुद बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, यानी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा डेटा जो है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जा रहा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी राउटेड प्रोटोकॉल की होगी। IPv4 और IPv6 इज़ एन एग्जांपल ऑफ राउटेड प्रोटोकॉल। सो ये अब आपको एक टोपोलॉजी नज़र आ रही है जिसमें आपको लेफ़्ट साइड पे एक डिवाइस नज़र आ रही है। बाय द वे ये यूनिवर्सल सिंबल है राउटर का। आप कोई भी वेंडर पढ़ रहे हैं उसमें नेटवर्क के रेफरेंस से, नेटवर्क की बुक में या टेक्नोलॉजी की बुक में अगर ये सिंबल नज़र आता है तो उसका मतलब है कि हम राउटर पे बात कर रहे हैं। ठीक है जी। राउटर की डेफिनेशन क्या थी? राउटर की डेफिनेशन ये थी, अ डिवाइस विच कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क्स टुगेदर इज़ कॉल्ड राउटर। कुछ लोग उसको रूटर भी बोलना पसंद करते हैं, कुछ राउटर भी बोलना पसंद करते हैं, तो इज़ अप टू यू कि आपको क्या ठीक लगता है। सो रूटर और राउटर एक ही चीज़ है। सो राउटर जो है या राउटर जो है वो आपको डेफिनेशन बताएगी कि ये मल्टीपल नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये हमारे पास एक सिंगल नेटवर्क है, आप अज्यूम कर लें कि इसका नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन जो है वो 1 है। 1.0 ये नेटवर्क है, इसमें 1.1 इस कंप्यूटर का है, 1.2 पहला 1 इसका मतलब है कि ये सेम नेटवर्क में है, और 2 का मतलब है कि ये नंबर 2 कंप्यूटर है, और ये हमारे पास 1.3 है जो कि हमारे राउटर के इंटरफेस का एड्रेस है। अभी हमने आईपी डिटेल में पढ़ा नहीं है, तो आपकी आसानी के लिए ये सिंपल एक टेक्निक यूज़ की गई है कि 1.1, 1.2, 1.3 ये 3 आईपीज़ हैं, और 1.0 जो है वो हमारे पास नेटवर्क है। इसमें कोई मसला तो नहीं है? ठीक है जी। सो ये एक नेटवर्क है 1.0 का, और उसमें 3 आईपीज़ मौजूद हैं। अब दूसरा नेटवर्क आपके पास जो है वो ओवर द इंटरनेट है। ये जो क्लाउड आपको नज़र आ रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरनेट को, और ये जो आपको सीरियल लिंक नज़र आ रही है, ये जो येलो कलर की है, ये इसको मैंने इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया सीरियल लिंक। तो सीरियल जो है वो वैन कनेक्टिविटी के लिए इस्तेमाल होता है। काफ़ी ओल्डर टेक्नोलॉजी है, अब वो आपको नज़र तो नहीं आएगी, मगर बुक्स में अभी भी ये है मौजूद है। ठीक है जी। सीरियल लिंक होता है वैन कनेक्टिविटी के लिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, कि मैंने अपने ISP से कनेक्शन लेना है। तो आजकल तो आपके पास बहुत सारे और भी टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं, मगर बुक में अभी तक ये है। 2020 में अपडेट हो रहा है, तो मुमकिन है कि ये चेंज हो जाएगा। सो ये हमारा इंटरनेट है। जो हमारा ऑफिस नंबर 1 है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, और इसके और इंटरनेट के दरमियान में, यानी इसके इंटरनेट के बाद जो दूसरा ऑफिस है उसके दरमियान में जो लिंक है वो 2 का नेटवर्क है, 2.0 है, और उस पर 2.1 लेफ़्ट साइड है,
और 2.0 जो है 2.2 जो है वो राइट साइड के आईपीज़ हैं, ठीक है जी। वो लिंक्स जो कि पॉइंट टू पॉइंट हैं या एक नेटवर्क में है, उनका नेटवर्क सेम होना ज़रूरी है। अगर नेटवर्क सेम नहीं है तो फिर दरमियान में राउटर लगाना पड़ता है, ठीक है जी। तो जैसे आपको नज़र आ रहा है 2 के बाद 3 का नेटवर्क है या 1 के बाद 2 का नेटवर्क है, तो दरमियान में राउटर आ रहा है, क्योंकि अगर एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करना है, वी नीड अ राउटर। विदाउट अ राउटर आप ये काम परफॉर्म नहीं कर सकते। इसके बाद आपके पास 3 का नेटवर्क है, 3.0, 3.3, 3.1, 3.2। अब इसमें हमने समझना क्या है? हमने इसमें ये समझना है कि राउटर के पास जो डिटेल होती है वो क्या होती है, और जैसे कि हमने समझा कि राउटर जो है वो मल्टीपल नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है, तो ये किस बेसिस पे या वो क्या डिटेल होती है जिसको स्टडी करके ये एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट कर देता है, और एक नेटवर्क की जो ट्रांसमिशन है या जो कम्युनिकेशन है अगर वो दूसरे नेटवर्क के लिए तो उसके पास फॉरवर्ड कर देता है। तो समअप ये है कि राउटर के पास जब ट्रैफिक आती है तो राउटर डिसीजन लेता है बेस्ड ऑन इट्स राउटिंग टेबल, यानी राउटर के पास एक डेटाबेस मौजूद है जिसका नाम है राउटिंग टेबल। बेसिकली आप राउटिंग एंड स्विचिंग में जो राउटिंग का पोर्शन है उसमें क्या सीखेंगे, उसमें आप यही सीखेंगे राउटिंग के रेफरेंस से कि भाई मैंने राउटर को किस तरह एजुकेट करना है अबाउट नेटवर्क्स, कि कौन कौन से नेटवर्क्स हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं, वो किस किस डिवाइस के बियॉन्ड हैं, और उसकी डिटेल मैंने राउटर को बतानी है। अगर आप ये ख़ुद बता रहे हैं तो उसको हम कहते हैं स्टैटिक राउटिंग, और अगर राउटर को आपने कॉन्फ़िगर कर दिया है कि वो खुद ही डिटेक्ट कर ले तो उसको हम कहते हैं डायनामिक राउटिंग, ठीक है जी। स्टैटिक राउटिंग में यू आर रिस्पॉन्सिबल, और डायनामिक राउटिंग में द डिवाइस इज और द कंप्यूटर और मशीन इज़ रिस्पॉन्सिबल, ठीक है जी। ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे, मगर मोस्टली जो है लार्ज स्केल पे हमेशा हम डायनामिक ही करते हैं। और जहाँ पे आपने रिमोट ऑफिस से कनेक्ट होना है ना, जैसे आपका एक ऑफ़िस है आपकी लोकेशन पे और मेरा एक ऑफ़िस है जो कि यहाँ पाकिस्तान में, और हमने जो है आपने वहाँ से यहाँ पे कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है या आपने वहाँ से अपने आईएसपी कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, तो वहाँ पर आप स्टैटिक डाल देते कि भाई जो भी हमारे पास नेटवर्क है आपका इंटरनल, जब उसने बाहर जाना है तो ये एक रास्ता है और वहाँ से वो बाहर जा सकता है। मगर आपकी एनवायरनमेंट इतनी बड़ी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका साइज़ इतना लार्ज है कि उसमें बहुत सारे डिवाइसेस बहुत सारे नेटवर्क्स हैं, तो उनको भी तो आपस में कम्युनिकेट करवाना है, तो वहाँ पर फिर हम डायनामिक यूज़ कर लेते हैं। सो वो हम बात करेंगे कि हमने किस सिनेरियो में कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करना है। फॉर नाउ आपको पता होना चाहिए कि अगर आप खुद कर रहे हैं सो स्टैटिक है, और अगर डिवाइस को आपने रिस्पॉन्सिबल बना दिया है सो वो डायनामिक है। अल्टीमेटली जो ट्रबल शूटर होगा या रिजॉल्वर होगा वो आप ही होंगे बोथ केसेस में। स्टैटिक में तो टोटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिवाइस ने खुद कुछ नहीं करना। डायनामिक में भी बाज़ वक़्त इश्यूज़ आ जाते हैं तो उसमें फिर आपने इसको ठीक करना है। डायनामिक का फ़ायदा ये है कि जब कोई लिंक डाउन हो जाता है, कोई इशू हो जाता है, तो डिवाइस खुद ही जो है रिस्पॉन्ड करके अपना डिसीजन ले लेता है और किसी और पाथ को यूज़ करना शुरू कर देता है। और स्टैटिक में वो जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक कुछ भी नहीं करेगा। सो हम अब राउटर नंबर 1 को देख लेते हैं। हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो है राउटर नंबर 1 है, और ये जो है आपके पास राउटर नंबर 2 है। सो राउटर नंबर 1 जो है उसके पास देखें, राउटर जो है उसके जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स होंगे ना, जैसे राउटर नंबर 1 है इसके डायरेक्टली कनेक्टेड 1 है और 2 है, और राउटर नंबर 2 जो है उसका डायरेक्टली कनेक्टेड 2 और 3 है। तो राउटर्स को अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स के बारे में पता होता है। डायनामिक है या स्टैटिक राउटिंग का यूज़ करके आपने उसको रिमोट नेटवर्क्स के बारे में बताना होता है। जैसे राउटर नंबर 1 को 3 के नेटवर्क के बारे में नहीं पता, राउटर नंबर 2 को 1 के नेटवर्क के बारे में नहीं पता। सो अब देख लेते हैं, एक हम ओवरव्यू लेते हैं राउटिंग टेबल का। तो राउटिंग टेबल में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट द नेटवर्क कि राउटर नंबर 1 का जो राउटिंग टेबल है उसमें इसको नेटवर्क 1 के बारे में पता है, 2 के बारे में पता है और 3 के बारे में पता है। हम अज्यूम कर रहे हैं कि इस पर राउटिंग परफॉर्म हुई हुई है, ठीक है जी। अगर राउटिंग परफॉर्म नहीं होती तो उसको 3 के नेटवर्क के बारे में नहीं पता होता। राउटर नंबर 2 जो है उसको 1, 2, 3 तीनों के बारे में पता है। इसके बाद जो राउटिंग टेबल में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, यानी राउटर जो डिसीजन लेता है वो ये देखता है कि ये कौन सा इंटरफेस है जिस पे ये नेटवर्क मौजूद है। तो E0 का मतलब है ईथरनेट 0, सीरियल 0 एंड सीरियल 0। सो अब मैट्रिक जो है उसमें काउंट किया जाता है नंबर ऑफ़ डिवाइसेस को, कि राउटर नंबर 1 जो है अगर उसने नेटवर्क 3 को एक्सेस करना है तो राउटर नंबर 1 के बाद कितने राउटर्स आ रहे हैं जिसके बाद ये अवेलेबल है।
मेरा क्वेश्चन है आपसे, देखें राउटर नंबर 1 में जो 3 का नेटवर्क है, 3.0 का नेटवर्क है, उसमें से किसी डिवाइस को डेटा ट्रांसफ़र करना है। तो सवाल ये है कि नेटवर्क 3 कितने राउटर्स के बाद है, अगर हम फोकस करें राउटर नंबर 1 पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यानी एक ही बात है। और अगर हम राउटर नंबर 2 को देखते हैं, उसने 1 के पास जाना है, तो तब भी एक ही राउटर का फासला आ रहा है कि राउटर नंबर 2 के बाद उसने राउटर नंबर 1 के पास जाना है, फिर 1 का नेटवर्क आता है। अगर 1 से 3 की तरफ जाना है तो फिर 2 आता है, फिर 3 की तरफ जाता है। तो मैट्रिक जो है उसमें नंबर ऑफ़ डिवाइसेस काउंट की जाती हैं, हॉप काउंट किए जाते हैं कि नेक्स्ट 1 क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है। सो आप देख सकते हो कि जो नेटवर्क नंबर 3 है, राउटर नंबर 1 का टेबल हम देख रहे हैं, तो मैट्रिक में लिखा हुआ है 1। इसका मतलब है कि नेटवर्क नंबर 3 जो है आफ्टर 1 डिवाइस अवेलेबल है, यानी 1 राउटर अवेलेबल है। और राउटर नंबर 2 को हम देखते हैं तो वो कहता है कि नेटवर्क 1 जो है वो मैट्रिक में मेरे पास कहाँ पर है, वो आफ्टर 1 डिवाइस मौजूद है। सो राउटिंग टेबल में आपको मैट्रिक्स भी मिलते हैं जिसमें आपको नंबर्स नज़र आते हैं, और आपको इंटरफेसेस भी मिलते हैं, नेटवर्क भी मिलते हैं। नेटवर्क में तो आपको पता चल जाना चाहिए भाई ये नेटवर्क्स हैं आईपी के जो कि चल रहे हैं इस इन्वायरमेंट में। और नेटवर्क्स को आपस में विदाउट अ राउटर कनेक्ट नहीं किया जा सकता। अगर आप स्विच यूज़ कर रहे हैं, लेयर 2 की डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आप सिंगल नेटवर्क एनवायरनमेंट में काम करेंगे। अगर मल्टीपल नेटवर्क्स हैं तो वो आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। तो आपको एक इशू अभी समझ में आ गया कि आप किसी जगह पे जाते हैं, वहाँ पर इशू आपको नज़र आता है कि भाई इनका नेटवर्क अलग है, इनका नेटवर्क अलग है। या तो उनको सेम नेटवर्क में ले आएँ, डिवाइस को देखें स्विच है, सेम नेटवर्क में ले आएँ। अगर स्विच के अलावा राउटर भी मौजूद है तो फिर राउटिंग को परफॉर्म करें, उनको बता दें कि भाई आपका जो एनवायरनमेंट है उसमें मल्टीपल नेटवर्क्स हैं, बगैर राउटर ये राउटिंग के परफॉर्म नहीं हो सकता। सो इसका सलूशन यही है, वी शुड गो ऑन अ सिंगल नेटवर्क। और अगर आपका सिक्योरिटी कंसर्न है, सो वी विल बाय अ न्यू डिवाइस जो कि क्या होगी, जो कि राउटर होगी। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं और अब हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं जो आपके पास करैक्टरिस्टिक्स हैं लेयर 3 की डिवाइस के, राउटर के। नंबर 1 आपको नज़र आ रहा है, राउटर्स बाय डिफ़ॉल्ट विल नॉट फॉरवर्ड एनी ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट डोमेन। राउटर्स जो हैं वो ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट के जो पैकेट्स हैं, क्योंकि राउटर लेयर 3 की डिवाइस है और लेयर 3 पे पैकेट्स ही होते हैं, सो ये उसको फॉरवर्ड नहीं करते। ठीक है जी। अब इस बात को समझ लेते हैं। आप अज्यूम करें कि आप एक क्लास में मौजूद हैं और उसमें तकरीबन 50 स्टूडेंट्स मौजूद हैं और एक टीचर जो है लेक्चर दे रहे हैं। लेक्चर के दौरान टीचर क्लास में से एक स्टूडेंट का नाम लेते हैं और उससे बात करते हैं। अगर हम इसको नेटवर्क के रेफरेंस से देखें कि ये 50 कंप्यूटर है और एक कंप्यूटर जो है वो डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है और वो कम्युनिकेट कर रहा है, 50 से नहीं बल्कि सिर्फ एक कंप्यूटर से 1 to 1 कम्युनिकेशन हो रही है, तो उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में यूनिकास्ट। ठीक है जी। और अगर यही टीचर जो है क्लास में 50 स्टूडेंट्स मौजूद हैं और ये टीचर कहते हैं वो लास्ट वाली रो जो है मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, आप लोग क्या कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि टीचर पूरी क्लास से मुखातिब नहीं है, वो लास्ट रो में जो बच्चे बैठे हैं उनसे बात कर रहे हैं। ऐसे ही है। तो अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क को देखते हैं जिसमें एक कंप्यूटर जो है वो सारे कंप्यूटर से नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स जो हैं, यानी 10-15 कंप्यूटर्स जो हैं उनसे कम्युनिकेट कर रहा है, उनको सिर्फ डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है, एक ट्रांसफ़र कर रहा है और वो ग्रुप के पास जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं मल्टीकास्ट। इसको हम कहते हैं मल्टीकास्ट। 1 to ग्रुप और 1 to मैनी इज़ नोन एज अ मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन। 1 to 1 नोन एज अ यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। लास्ट वन है ब्रॉडकास्ट। तो ब्रॉडकास्ट तो आपको समझ में आता होगा, ब्रॉडकास्ट की एग्जांपल दे सकते हैं। बीबीसी सुनते हैं आप, रेडियो बीबीसी? ठीक है जी। तो उसमें आपको ट्यून करनी होती है अपनी डिवाइस, और जो रेडियो स्टेशन है वो क्या कर रहा होता है, वो ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है, यानी ये मैसेज मैं सेंड कर रहा हूँ, एक पॉइंट सेंड कर रहा है और ये मैसेज सब के लिए है। आपने सिर्फ अपने डिवाइस को ट्यून करना है, आप क्या बन जाएंगे, आप रिसीवर बन जाएंगे। सो 1 to all कम्युनिकेशन इज़ नोन एज ब्रॉडकास्ट। कि टीचर क्लास में लेक्चर दे रहे हैं और ये लेक्चर 50 के 50 स्टूडेंट्स रिसीव कर रहे हैं, तो टीचर क्या कर रहे हैं, टीचर ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। अगर टीचर जो है वो 4-5 स्टूडेंट्स हैं या लास्ट रो या फर्स्ट रो सिर्फ उन्हीं से बात कर रहे हैं, मैसेज सबको मिला मगर सिर्फ उनके लिए था तो उनके पास गया, ग्रुप के पास गया, तो इसको हम मल्टीकास्ट कहते हैं। और अगर टीचर सिर्फ एक ही स्टूडेंट से बात कर रहा है तो उसको हम यूनिकास्ट कहते हैं। नेटवर्क में इसको तब्दील कर लें,
सिंगल कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहा है तो ये क्या है, ये यूनिकास्ट है, यानी मेरी और आपकी जो भी क्लास चल रही है यूनिकास्ट की बेस पे चल रही है। अगर इसमें एक स्टूडेंट और आ जाता है तो फिर ये क्या बन जाता है, ये मल्टीकास्ट बन जाता है। नहीं, ये मल्टीकास्ट नहीं बन जाता। अगर इसमें 10 स्टूडेंट्स आ जाते हैं जिनमें 3 को मैं ग्रुप बना के उनको ये लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ और 2 जो हैं जो बाकी रिमेनिंग है वो कुछ और काम कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये मल्टीकास्ट बन जाएगा। मगर मैं यहाँ से लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ और आगे 10 स्टूडेंट्स का हमने ग्रुप बनाया हुआ है और वो सारे 10 ही हैं और मैं यहाँ से सबके लिए सेंड कर रहा हूँ, तब भी ये मल्टीकास्ट ही है। मगर मैं कोई इस किस्म का कम्युनिकेशन करता हूँ कि टेलीविज़न पे एक प्रोग्राम चल रहा है, आप उसको ट्यून करते हैं और आप उसको सुन सकते हैं, यानी वो सब के लिए है। जैसे ब्रॉडकास्ट मैंने आपको एग्जांपल दी थी रेडियो स्टेशन की, तो फिर वो क्या बन जाएगा, वो ब्रॉडकास्ट बन जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि राउटर्स जो हैं वो ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट को फॉरवर्ड नहीं करते हैं, वो उसको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है जी। यानी अगर 1 के नेटवर्क से ब्रॉडकास्ट की जाती है तो वो कभी 2 और 3 को नहीं मिलेगी। अगर 1 के नेटवर्क से मल्टीकास्ट की जाती है तो कभी 2 और 3 के नेटवर्क तक नहीं पहुंचेगी। ठीक हो गया। पॉइंट नंबर 2, राउटर्स यूज द लॉजिकल एड्रेस इन द नेटवर्क लेयर हेडर टू डिटरमिन द नेक्स्ट हॉप राउटर टू फॉरवर्ड द पैकेट टू। तो राउटर्स जो है वो लॉजिकल एड्रेस यूज़ करते हैं। हमने बात की थी लॉजिकल एड्रेस क्या होता है। लॉजिकल एड्रेस का मतलब है आईपी एड्रेस, और जिसका यूज़ करके वो पाथ डिटर्मिनेशन करते हैं, हॉप काउंट करते हैं और उनको पता चलता है कि वो कौन सा नेक्स्ट राउटर है जिसके पास ट्रैफिक फॉरवर्ड करनी है, जो भी हमने समझा था मैट्रिक और आईपी। पॉइंट नंबर 3, राउटर्स कैन यूज़ एक्सेस लिस्ट। अब ये सिक्योरिटी से रिलेटेड है। जैसे कि हम अज्यूम करते हैं कि आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जॉब कर रहे हैं एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, और आपको बताया गया कि भाई जो इंटरनेट है वो स्टाफ के लिए अवेलेबल है और जो हमारे स्टूडेंट्स की लैब है वहाँ पर आपने ये सर्टन वेबसाइट्स हैं या सर्टन कंटेंट है या ये कुछ या इंटरनेट है, पूरा इंटरनेट है, वो आपने वहाँ पर अलाउ नहीं करना। ठीक है जी। ये आपका एनवायरनमेंट है, आप समझ लेंगे आपका वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जिसके मैंने बाउंड्री कर दी और आपसे कहा जाता है कि इंटरनेट का कनेक्शन आ रहा है मेन डिवाइस में। अब ये आप समझ लें कि ये आपका स्टाफ का एरिया है और ये आपका जो है वो इस स्कूल की लैब है जिसमें स्टूडेंट्स वगैरह आके अपने कंप्यूटर के काम करते हैं। सो आपसे कहा गया कि एक जो कनेक्शन आगे फॉरवर्ड हो रहा है ट्रैफिक को, इसके लिए वो अलाउडेड है। अगर ये इंटरनेट यूज़ करते हैं तो उसके लिए अलाउडेड है, मगर इसके लिए अलाउडेड नहीं है। या हमारे यहाँ पे एक एग्ज़ामिनेशन सर्वर रखा हुआ है जो हमारी एग्ज़ाम लैब है, उसके लिए एक्सेसिबल है, और जो बाकी हमारे स्टूडेंट्स वगैरह की लैब वगैरह मौजूद है वो डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं कर सकते। इससे हमारा जो एग्ज़ाम है या जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है वो एक्सपोज हो जाएगा। तो उसको हमने एक्सपोज नहीं होने देना, उसको हमने रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में ही या आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में ही चलाना है। तो ये किस तरह होगा, इसके लिए भी हम यूज़ करते हैं लेयर 3 की डिवाइस। इस पर जो हम कॉन्फ़िगरेशन परफॉर्म करेंगे वो कहाँ पर होगी, वो लेयर 3 की डिवाइस पे होगी। लेयर 3 की डिवाइस क्या है, लेयर 3 की डिवाइस आपने अभी समझी है, उसका नाम है राउटर। ठीक है जी। तो इस काम को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है एक्सेस लिस्ट। सो राउटर्स कैन यूज़ एक्सेस लिस्ट क्रिएटेड बाय एन एडमिनिस्ट्रेटर, यानी आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो आप उसको क्रिएट करेंगे। हम अपनी सिक्योरिटी की क्लास में इसको अंडरस्टैंड भी करेंगे, हम उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करेंगे, और उस पर आपने काफ़ी मेहनत करनी होगी कि अगर आप सर्टिफिकेशन की अटेम्प्ट करते हैं या आप जॉब पे जाते हैं तो ये वो काम है जो आपको करना होगा। तो टू कंट्रोल जी बिल्कुल आपको एक्सेस कंट्रोल करना होगा, किसको अलाउ करना है किसको अलाउ नहीं करना। सो राउटर्स कैन यूज़ एक्सेस लिस्ट क्रिएटेड बाय एडमिनिस्ट्रेटर टू कंट्रोल सिक्योरिटी बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पैकेट्स अलाउड टू एंटर और एग्जिट एन इंटरफेस। ठीक है जी। तो ये एक्सेस लिस्ट हम क्रिएट करते हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटर क्रिएट करता है, और इसकी जो एप्लीकेशन है वो होती है राउटर्स पे। सो आपको ये पता चला कि अगर आपको इसके नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, यानी आप जो कोर्स पढ़ रहे हैं इसको पढ़ने के बाद आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या नेटवर्क इंजीनियर या नेटवर्क टेक्नीशियन की जॉब करेंगे, सो उसमें आपको ये काम करना होगा। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 4, यानी आपको इसमें ये समझ में आना चाहिए कि यार इस किस्म का काम करना है वो कहाँ पर होता है, वो स्विच हब बाकी चीज़ों पे नहीं होता, वो राउटर पे जाकर होता है। पॉइंट नंबर 4, राउटर्स कैन प्रोवाइड लेयर 2 ब्रिजिंग फंक्शंस इफ़ नीडेड एंड कैन साइमल्टेनियसली राउट थ्रू द सेम इंटरफेस। हमने अभी समझा था पॉइंट नंबर 1 पे कि राउटर्स जो हैं वो
मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट को फॉरवर्ड नहीं करते, मगर पॉइंट नंबर 4 जो है वो ये कह रहा है कि अगर इन केस आपको इस किस्म का काम लेना है कि भाई राउटर जो है वो अलग अलग नेटवर्क से भी काम नहीं करे, वो एक ही नेटवर्क की तरह काम करे, कि भाई वन का नेटवर्क है और दूसरे इंटरफेस भी वन का नेटवर्क है और वो इस तरह काम करे एज अ स्विच या एज अ हब, तो वो भी आप उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। आपको ब्रिजिंग की जो फंक्शनैलिटी है वो भी परफॉर्म अलाउ करता है। ब्रिज क्या होता है? बेसिकली ब्रिज जो है वो स्विच का दूसरा नाम है। स्टार्टिंग में जब डिवाइस मार्केट में आई थी तो उसका नाम ब्रिज था, जिसमें मैक्सिमम 4 पोर्ट्स होती थी, मगर अब जो डिवाइस आपको उसका मॉडरेटेड फॉर्म मिलता है वो स्विच के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, जिसमें 192 और 300 सम पोर्ट्स भी होती हैं और वो तकरीबन 50 पाउंड्स तक की डिवाइस होती है, यानी मैक्सिमम उसका साइज़ जो इतना ज़्यादा भी होता है। ठीक है जी। सो ये आपके पास पॉइंट नंबर 4 है कि राउटर जो है वो ब्रिजिंग की फंक्शनैलिटी, यानी जो हमने पॉइंट नंबर 1 समझा था उसमें ऐसा नहीं था कि एक आइसोलेटेड नेटवर्क है उससे बाहर नहीं जा सकते। तो अगर आपको जाना है, डिफ़ॉल्ट में नहीं होगा, आप कुछ कॉन्फ़िगरेशन परफॉर्म करेंगे, उसके बाद आपको अलाउ करता है कि आप ऐसा भी कर सकते हैं, उसको फॉरवर्ड भी करवा सकते हैं, जो हम करके देखेंगे। पॉइंट नंबर 5, लेयर 3 डिवाइसेस, हमारे केस में राउटर्स हैं। इन दिस केस राउटर्स प्रोवाइड कनेक्शंस बिटवीन वर्चुअल लैन्स। हमने अपने डेमो क्लास में बात की थी कि नेटवर्क की टाइप्स हैं, जिसमें आपको बताया गया था लैन, मैन, वैन। वो बेसिक्स आपने नेटवर्किंग में भी पढ़े होंगे। लैन, मैन, वैन ये आपको पता है ना। लैन लोकल एरिया नेटवर्क होता है। अब लैन का मतलब ये है कि आपने एक नेटवर्क डिज़ाइन किया जिसमें 5-6 कंप्यूटर आपने ले लिए, आपने एक मेन डिवाइस ले ली, वो वायरलेस है या वायर है, और ये सारे कंप्यूटर्स उससे कनेक्टेड हैं। अब आपस में डेटा शेयर कर सकते हैं। एक बेसिक सा नेटवर्क आपने बना दिया। अब ये बेसिक सा नेटवर्क है, इसमें जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो एक सिंगल आईपी नेटवर्क में रिजाइड करते हैं, यानी कि जो आईपी की रेंज है वो एक ही नेटवर्क है, सारे इसी तरह स्टार्ट होते हैं 192.168.1.1, 192.168.1.2, 192.168.1.3 ऑन सो ऑन। इनके आईपी आपने असाइन कर दिए हैं। अब इसको हम क्या कहते हैं बाय डेफिनेशन? इसको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। मगर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि भाई उन्होंने कहा कि यार हमारे पास प्लेसमेंट का या स्पेस का इशू है, तो एक फ्लोर पे हम फाइनेंस के बंदे भी बिठा रहे हैं, आईटी के भी बिठा रहे हैं, और जो हमारे पास एचआर के बंदे हैं वो भी हम बिठा रहे हैं। उनके क्यूबिकल जो हैं वो हमने अलग बिल्कुल सेपरेट हॉल में नहीं रखें, बस एक ही हॉल है, उसमें मुख्तलिफ क्यूबिकल्स मौजूद हैं और उनमें हमने रैंडमली इनको बिठा दिया। अब आपने कॉन्फ़िगरेशन ऐसी करनी है कि यहाँ पर तो हमारा स्विच एक ही लगा हुआ है जिसमें तकरीबन 24 पोर्ट्स हैं, यानी उस पर आप 24 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, मगर इसमें से 6 जो हैं वो फाइनेंस के हैं, 6 जो है वो आईटी के हैं, और बाकी जो हैं वो सारे के सारे एचआर के हैं। डिवाइसेस कितनी हैं आपके पास? एक। डिवाइसेस कितनी हैं आपके पास? एक है। ठीक है जी। और वो आपसे कहते हैं कि इनका डेटा आइसोलेट होना चाहिए, इनकी ट्रांसमिशन आइसोलेट होनी चाहिए। तो जब कम्युनिकेशन को हमने आइसोलेट करवाना है तो उसके लिए उसका नेटवर्क अलग रखते हैं। क्या करते हैं? उसका नेटवर्क अलग रखते हैं। और अभी जो हम पढ़ रहे थे, हम समझ रहे थे, आपको मैंने बताया, मेरा सवाल है आपसे, वो कौन सी डिवाइस है जो मल्टीपल नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है? बिल्कुल वो राउटर है, यानी राउटर यूज़ होता है इस काम के लिए। सो अब मसला, 2 मसले आ गए। एक मसला ये है कि आपके पास स्विच कितने? स्विच एक है ना, स्विच एक ही है, और स्विच पे तो हम मल्टीपल नेटवर्क्स बना नहीं सकते। ये बात हो गई। स्विच पे हम मल्टीपल नेटवर्क्स बना के नहीं चला सकते, स्विच पे एक नेटवर्क चलता है। तो अब आप क्या करेंगे? अब इसका एक सोल्यूशन बनता है कि या तो आप 3 स्विच मंगाएं। 3 स्विच होंगे ना, फाइनेंस वालों का अलग होगा, आईटी वालों का अलग होगा, एचआर वालों का अलग होगा। ठीक हो गया। दूसरा तरीका ये है कि भाई एक स्विच यूज़ करें, और अगर वो स्विच आपको अलाउ करता है कि वो जो 6 पोर्ट्स हैं ना उनको आप लॉजिकल ग्रुप में डाल दें। किस में डाल दें? एक लॉजिकल ग्रुप में डाल दें। जहाँ पे लॉजिक का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा वहाँ पे हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं कि उस स्विच का जो सॉफ्टवेयर है उसको हम बताएं कि यार ये जो 6 पोर्ट्स हैं ना, आप ऐसा करो कि आप इन 6 पोर्ट्स को एक स्विच की तरह बिहेव करवाओ कि दिस इज़ अ सिंगल स्विच, एंड स्विच के पास सिर्फ 6 पोर्ट्स हैं। उसके बाद बाकी 6 पोर्ट्स जो है वो दूसरा इसके अंदर एक लॉजिकली स्विच बना के उसमें डाल दें, और रिमेनिंग जो है वो बाकी थर्ड स्विच में डाल दें। तो आप फिज़िकली एक ही स्विच है, मगर आपने वर्चुअली उसको क्या किया? 3 स्विचेस के तौर पे यूज़ कर लिया। फ़ायदा क्या हुआ कि आप उसमें अब 3 नेटवर्क चला सकते हैं। ठीक है जी, सही। इस
टेक्निक को, किस टेक्निक को, जिसमें हम एक स्विच के पोर्ट्स को एक ग्रुप में डाल के एज ए सिंगल स्विच के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, या एज अ सिंगल लोकल एरिया नेटवर्क के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। यानी आपने क्या किया, आपने एक स्विच जिसमें एक ही लोकल एरिया पॉसिबल था, उसके सॉफ्टवेयर में ऑप्शन मौजूद थी, और आपने उसका यूज़ करके उसमें 3 लोकल एरियाज़ डिफरेंट बना लिए हैं। ठीक है जी। तो इस टेक्निक को या इस टेक्नोलॉजी को हम वर्चुअल लैन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्चुअल लैन कहते हैं कि आपने उसमें वर्चुअल लैन्स बना ली हैं, फिजिकली 1 डिवाइस बट लॉजिकली वो 3 डिवाइसेस की तरह बिहेव कर रहा है। अब ये 3 अलग अलग नेटवर्क्स हैं, तो आपने स्विच से ऑर्गेनाइजेशन के पैसे तो बचा लिए, आपने एक स्विच पे काम तो चला लिया, मगर अब उनको आपस में आपने कम्युनिकेट भी तो करवाना है। आपसे कहा जाता है भाई फाइनेंस वाले जो हैं उनको ये सर्वर चाहिए जो कि आईटी में मौजूद है, या फाइनेंस के पास जो सर्वर मौजूद है वो आईटी वालों को चाहिए मेंटेनेंस के लिए, या डेटाबेस को अपडेट करना होता है तो उसके लिए उनको चाहिए, तो आपने उसका एक्सेस तो प्रोवाइड करना है उनको, तो फिर आपको राउटर चाहिए होता है। यानी इस किस्म के सिनारियों में भी, बहुत सिनारियों में जहाँ पर आपके पास फिज़िकल नेटवर्क्स हैं, आपने उनको आपस में कनेक्ट करना है तो तब भी राउटर यूज़ होगा, और जहाँ पर आपके पास लॉजिकल नेटवर्क्स हैं, जहाँ पर बजटिंग या आपने इस किस्म का काम करना है कि आप कंपनी के पैसे बचा रहे हैं और फिर ये काम कर रहे हैं, इसीलिए तो आप देखते हैं कि भाई आईटी प्रोफेशनल जो उनको बोनसेस मिल रहे हैं ज़्यादा, वो इसीलिए मिल रहे थे कि उनके डिसीजन अच्छे होते हैं, कंपनी को बेनिफिट की तरफ ले जाते हैं, उनका ख़र्चा कम करवाते हैं, तो फिर उनको बोनस वगैरह और अच्छी ऑफर्स बेनिफिट्स वगैरह मिल जाते हैं। सो वीलैन के केस में भी अगर आपने राउटिंग करवानी है, सो यू नीड राउटर। विदाउट अ राउटर या विदाउट अ लेयर 3 डिवाइस ये पॉसिबल नहीं है। इस पॉइंट में कोई मसला तो नहीं है, पॉइंट नंबर 5 में? ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि हमारे पास लेयर 3 के स्विच भी होते हैं। स्विच बेसिकली लेयर 2 की डिवाइस है, मगर लेयर 3 के स्विच भी होते हैं। यानी ऐसा स्विच भी है जिसमें सिंगल हार्डवेयर में स्विच प्लस राउटर दोनों अवेलेबल है, दोनों फीचर्स अवेलेबल है। तो इस केस में फिर आपके पास एक ही डिवाइस होगी और उसी में आप वीलैंस भी बनाएंगे और उसी में आप वीलैंस को आपस में राउट भी करवाएंगे। ठीक है। पॉइंट नंबर 6 पे बात करते हैं, वो क्या है? वो ये है कि राउटर्स कैन प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ सर्विस फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक। अगर आपने क्वालिटी ऑफ सर्विस कॉन्फ़िगर करनी है तो वो भी राउटर्स पे होती है। क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या होती है उस पर हम थ्योरेटिकली बात कर लेते हैं। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि राउटर्स पे कॉन्फ़िगर होता है। क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या होती है? देखें, आप एक ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, वही पुराना ऑफिस जिसमें आप जॉब कर रहे थे अभी, जिसमें आपने कंपनी के पैसे बचाए थे वीलैन बना के, तो वहाँ पर उनके पास हम अज्यूम करते हैं 10 MB का इंटरनेट वो यूज़ कर रहे हैं। कितने MB का? 10 MB का इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, और उन्होंने सबको अलाउ किया हुआ है। फाइनेंस, आईटी, HR, जितने उनके फर्दर डिपार्टमेंट्स हैं, सबको आपने आगे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, सब वो इसको यूज़ कर सकते हैं। मगर इसी डिपार्टमेंट में आपके पास डायरेक्टर्स भी हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी हैं, मैनेजर्स भी हैं, और इन्होंने रिमोट ऑफिस से वीडियो कॉल के ज़रिए मीटिंग्स करनी होती हैं। आपके इस बिज़नेस में, इस ऑर्गेनाइजेशन में जो इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है वो 10 MB आ रहा है। अब इसमें कोई बंदा यूटोरेंट से डाउनलोड कर रहा होता है, अलाउड नहीं है, मगर आपने अगर किया हुआ है, इतना फ्रेंडली इन्वायरमेंट रखा हुआ है, तो कोई बंदा यूटोरेंट से वीडियोस डाउनलोड कर रहा है, कोई यूट्यूब देख रहा है, कोई फेसबुक यूज़ कर रहा है, कोई व्हाट्सएप यूज़ कर रहा है, कोई वीडियो कॉलिंग कर रहा है, तो और एक साइड पे जो डायरेक्टर्स हैं वो अपनी मीटिंग करेंगे दूसरी कंपनी से जिससे आपका बिज़नेस ग्रो होना है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि यहाँ पे किसकी ट्रैफिक इंपॉर्टेंट है? वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी ट्रैफिक इंपॉर्टेंट है, या ये जो यूट्यूब डाउनलोड कर रहे हैं, टॉरेंट यूज़ कर रहे हैं, इनकी ट्रैफिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? बोर्ड वालों की ट्रैफिक इंपॉर्टेंट है। तो आप राउटर्स पे ये कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि ये स्पेसिफिक ट्रैफिक है जो कि उस डिवाइस से आएगी। किस डिवाइस से? जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रूम में लगी हुई है, उसका आपने वीलैन बना के और उस ट्रैफिक को आइडेंटिफाई कर दिया, और आपने कहा कि जो 10 MB है उसमें से 5 MB हमेशा इसके लिए होगा, और बाकी 5 जो है वो बाकियों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जितने भी बंदे हैं। 5 MB जो है वो हमेशा इसके लिए डेडिकेटेड रहेगा, और इसको आपने सर्विस देनी होगी, अपने आप डिवाइसेस को बता देंगे, राउटर्स को कॉन्फ़िगर कर देंगे। ठीक है जी। तो जब भी इस किस्म का काम हो रहा होगा तो आपकी जो मीटिंग्स वगैरह हो रही होंगी या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जो रिमोट आपकी मीटिंग्स हो रही होंगी, उसमें कभी भी कोई मसले मसाइल नहीं आएंगे। जो बाकी स्टाफ है वो भी खुश रहेगा, उसको भी कनेक्टिविटी मिलेगी, और आपका जो हेडेक है कि भाई डायरेक्टर्स या हायर अथॉरिटी है वो कहता है यार ये किस किस्म की नेटवर्किंग आपने की, हमारा सिस्टम जो डाउन हो जाता है, दरमियान में आवाज़ चली जाती है या बंदा गायब हो जाता है। तो उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि भाई दूसरा बंदा वहाँ पे डाउनलोड कर रहा था, सारी स्पीड उसने अपने पास ले ली, अब आपके पास कुछ बचा ही नहीं, तो क्या होगा? ठीक है जी। सो ये हमारे पास क्वालिटी ऑफ सर्विस है, और ये भी हम राउटर्स पे कॉन्फ़िगर
करते हैं। अब ये वो टॉपिक है जो आपके कोर्स से ऑब्सोलीट कर दिया गया है, मगर एज अ नेटवर्क इंजीनियर क्योंकि अपने फील्ड पे काम करना होता है तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि भाई स्विच और ब्रिज के दरमियान में या हब के दरमियान में क्या डिफरेंस है। सो स्विच और ब्रिज जो है वो एक ही चीज़ है। स्टार्टिंग में डिवाइस आई थी, इसका नाम ब्रिज था, अपग्रेड किया गया और इसको फिर स्विच का नाम दिया गया। ब्रिज अब आपको मार्केट में नहीं मिलता, आज से 15 साल पहले भी मार्केट को देख लें वहाँ पर भी नहीं मिलेगा आपको। ब्रिज में मैक्सिमम 4 पोर्ट्स होती हैं, तो आजकल एक स्मॉल बिजनेस भी है, अगर वो ऑटोमेशन पे आ रहा है तो 4 पोर्ट्स उसकी डिमांड नहीं होगी, कम से कम वो 24-48 इस किस्म के डिवाइस को यूज़ कर रहा होगा। तो स्विच जो है वो आजकल के दौर में हम यूज़ करते हैं। स्विचेस में आपके पास 2 टाइप्स हैं, एक आपके पास है मैनेजेबल और दूसरा है अनमैनेजेबल। मैनेजेबल का मतलब है हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, के जो सॉफ्टवेयर का यूज़ करके भी आप उसमें काम कर सकते हैं। यानी अभी हमने जो बात की थी VLANs आप बनाएंगे, आप क्वालिटी ऑफ सर्विस वगैरह काम करेंगे, तो ये सारा काम जो है मैनेजेबल स्विच पे होता है। आपने पोर्ट सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करनी है, ये मैनेजेबल स्विच पे होता है। अनमैनेज स्विच जो है उसका मतलब वो पीस ऑफ हार्डवेयर है और वो जैसा आपने बाय किया है वो थ्रू आउट जो उसका लाइफ स्पैन है या लाइफ टाइम है उस पर वो उसी तरह रहेगा। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उस पर फर्दर कॉन्फ़िगरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है लो कॉस्ट होता है। जहाँ पर आपने नेटवर्क को एक्सटेंड करना है या जो फ़िलहाल एक रिक्वायरमेंट है और बजट कम है, आपने इसको पूरा करना है, तो वहाँ पर फिर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मल्टीपल नेटवर्क्स की जहाँ पे बात आती है, जहाँ पे मल्टीपल नेटवर्क्स की बात आती है, अब वो एक नेटवर्क वैन भी हो सकता है, वो नेटवर्क मल्टीपल लैन्स भी हो सकते हैं, ठीक है जी। तो वहाँ पर राउटर आ जाएगा। जहाँ पर सिंगल नेटवर्क है वहाँ पर तो स्विच चलेगा, ठीक हो गया। सो अब बात करते हैं हम हब और स्विच पर, और उसके बाद फिर ये जो स्लाइड पे आपको कुछ नज़र आ रहा है इसको हम देखते हैं। सो स्लाइड में आपको 2 टोपोलॉजीज़ नज़र आ रही हैं राइट साइड पे। नंबर 1 जो टोपोलॉजी है जिसमें 2 यूज़र्स आपको नज़र आ रहे हैं, इस टोपोलॉजी में हमने स्विच को यूज़ किया हुआ है। सो स्विच अगर आपसे पूछा जाता है, इंटरव्यू में मोस्टली पूछा जाता है, बेसिक क्वेश्चन जब शुरू में पूछे जाते हैं, सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हब एंड अ स्विच। सो आपका जवाब ये होगा कि स्विच इज़ ए इंटेलिजेंट डिवाइस। ये इंटेलिजेंट डिवाइस है बेस्ड ऑन चिप, के इस डिवाइस में एक चिप होती है जिसकी वजह से ये डिसीजन लेता है कि ट्रैफिक किस की है और किस पे फॉरवर्ड करनी है, ठीक है जी। अब उस चिप का नाम है ASIC, ASIC, ASIC। जैसे हमारे कंप्यूटर इसमें प्रोसेसर होता है, तो उसी तरह स्विच जो है उसमें एक चिप होती है जिसका नाम है ASIC, और उस ASIC की बेस पर स्विच जो है वो अपने पास एक डेटाबेस बना लेता है। उस डेटाबेस में उसको पता होता है कि मेरी पोर्ट्स कौन कौन सी हैं और इन पोर्ट पे कौन कौन सी डिवाइस लगी हुई है। हमने बात की थी कि TCP/IP मॉडल में जो आपके पास लेयर नंबर 2 है, मेरा सवाल ये है उसका क्या नाम है? उसका नाम है डेटा लिंक। मैं लेयर का नाम पूछ रहा था। मेरे सवालात होते रहेंगे, आपने परेशान नहीं होना। सवाल का मकसद ये होगा कि भाई आपको फिर वो बाद में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जब पढ़ेंगे आपको पहले से याद आ जाएगा, ठीक है जी। सो सवालों को सुन के आपने परेशान नहीं होना। हाँ, आपने कोशिश करनी है कि आप उसका जवाब दें, जवाब देंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं देंगे कोई मसले वाली बात नहीं, मैं आपको बताऊँगा। सो TCP/IP मॉडल पे हमारे पास लेयर 2 पे जो लेयर 2 की जो लेयर है उसका नाम है डेटा लिंक लेयर, और स्विच जो है वो डेटा लिंक लेयर यानी लेयर नंबर 2 की डिवाइस है, इस लेयर पे काम करता है। मेरा अगला सवाल ये है कि डेटा लिंक लेयर पर PDU को क्या कहते हैं? या डेटा लिंक लेयर पे PDU क्या होता है? PDU को फ्रेम कहते हैं, ठीक है जी, PDU को फ्रेम कहते हैं। और लेयर नंबर 2 पे हमारे पास एड्रेसिंग होती है, जो फ्रेम में लिखी जाती है वो है मैक एड्रेस। सो स्विच के पास जो डेटाबेस होगा उसमें मैक लिखा जाता है। ये जो आपको फॉर्मेट नज़र आ रहा है ये मैक एड्रेस का है, और सिस्को इस फॉर्मेट को यूज़ करता है। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो 2 के चंक यूज़ करता है, यानी 2 नंबर्स देन डैश देन 2 नंबर डैश 2 नंबर, और सिस्को जो है वो कहता है 4 नंबर्स डॉट 4 नंबर्स डॉट 4 नंबर्स। ये मैक एड्रेस को लिखने का फॉर्मेट है। तो स्विच जो है वो क्योंकि इंटेलिजेंट डिवाइस है, इस तरह इंटेलिजेंट डिवाइस है जो
ये यूज़र 1 जो है, यानी जो अली आपको नज़र आ रहा है, ये सारा के कंप्यूटर की तरफ डेटा ट्रांसफ़र करता है। तो स्विच इसकी ट्रैफिक को देखता है, इसका जो सोर्स मैक एड्रेस है अपने डेटाबेस में लिख लेता है और फिर अपने डेटाबेस को पढ़ता है और उसको पता चलता है भाई सारा का जो कंप्यूटर है ना वो पोर्ट नंबर 4 पे लगा हुआ है, क्योंकि उसका मैक एड्रेस मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो ट्रैफिक मैंने 2 और 3 पे नहीं बल्कि 4 पे फॉरवर्ड करनी है। ठीक है जी। तो ये इंटेलिजेंट डिवाइस है कि सब पे फॉरवर्ड नहीं करता, जिसका डेटा है उसी पर ये इसको फॉरवर्ड करता है। अब हब जो है उसमें मसला ये है कि अब यही जो अली है जब ये डेटा ट्रांसफ़र करता है तो स्विच हब जो है, सॉरी स्विच मेरे मुंह से निकल गया, हब जो है वो एक डम डिवाइस है। डम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कुछ समझता नहीं है। इसको जो सिग्नल मिलता है उस सिग्नल को ये फॉरवर्ड कर देता है, चाहे वो एक के लिए है, 2 के लिए है, सब के लिए। जैसे हमने बात की, चाहे वो यूनिकास्ट है, मल्टीकास्ट है या ब्रॉडकास्ट है। सो ये हमेशा क्या करेगा, ये हमेशा ब्रॉडकास्ट करेगा। तो जिसकी वजह से आपके नेटवर्क पे अननेसेसरी ट्रैफिक जो है वो जनरेट होती है, जिसकी वजह से आपका नेटवर्क स्लो चलता है। सो सवाल क्या था, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्विच एंड हब। सो आप बताएंगे भाई कि स्विच जो है वो एक इंटेलिजेंट डिवाइस है और उसको यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि हमारे नेटवर्क पे अननेसेसरी ट्रैफिक जनरेट नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे नेटवर्क की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। हमारा नेटवर्क जो है क्विकली परफॉर्म करता है, जो भी आपकी सर्विस या एप्लीकेशन चल रही है वो आपको क्विक रिस्पॉन्स देगी नेटवर्क के रेफरेंस से। और हब जो है उसमें अननेसेसरी ट्रैफिक जनरेट होती है, जिसकी वजह से आपका नेटवर्क स्लो चल रहा होता है। तो बाज़ औक़ात आप इस किस्म के एनवायरनमेंट देखेंगे जिनका नेटवर्क तो बना हुआ है मगर वो स्पीड भी इंक्रीज़ करते हैं, मगर फिर भी उनका नेटवर्क स्लो ही रहता है। तो उसकी मोस्ट कॉमनली जो वजह होती है वो ये है कि अभी तक वो हब्स को यूज़ कर रहे हैं। वैसे हब्स जो है अब वो मार्केट में मिलती नहीं है, मगर कोई पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसमें अभी भी बिज़नेस मैन जो है वो यही देखता है ना कि मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है तो मैं उसमें दोबारा इन्वेस्टमेंट क्यों करूँ। सो उसको ये बात आपने समझानी है कि भाई आप जो हैं हब यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से परफॉर्मेंस स्लो चल रही है। अगर आप इसको ठीक कर देंगे, नेटवर्क तेज़ हो जाएगा, नेटवर्क तेज़ हो जाएगा तो कंप्यूटर सिस्टम ठीक चलेगा, कंप्यूटर सिस्टम ठीक चलेगा तो फिर आपका कस्टमर जो है जो 1 घंटे में जा रहा था अब वो आधे घंटे में या 15 मिनट में आप उसका जो भी कंप्यूटर रिलेटेड वर्क है वो रिजॉल्व करके उसको फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है जी। सो ये डिफरेंसेस है बिटवीन हब एंड स्विच। आज की क्लास में इतना काफ़ी है, आगे कंटिन्यू करना है, काफ़ी है। ठीक है जी। तो आज की क्लास में इतना ही है। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने स्टार्टिंग में अपने डेमो क्लास में जो पढ़ा था उसकी रिवीजन की, जिसमें हमने बात की OSI रेफरेंस मॉडल एंड TCP/IP मॉडल। देन हमारा फोकस था TCP/IP मॉडल पे। हमने उसमें अंडरस्टैंड किया कि जो आपके पास इनकैप्सुलेशन होती है और डी इनकैप्सुलेशन होती है वो किस तरह की जाती है, जिसमें आपको बताया गया कि टॉप लेयर से डेटा आता है, लेयर नंबर 4 पे उसको सेगमेंट, लेयर नंबर 3 पर उसको पैकेट, लेयर नंबर 2 पर उसको फ्रेम और लेयर नंबर 1 पर उसको बिट कहते हैं। किस चीज़ को, PDU। ठीक है जी। इसको ये क्या है, ये PDU है। देन हमने अंडरस्टैंड किया कि आपके पास जो डिफरेंट लेयर पे काम होता है वो किस तरह किया जाता है। तो आपको बताया गया ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारे पास TCP और IP है, और TCP/IP जो है उसमें मुख्तलिफ एप्लीकेशन उसको यूज़ करती हैं और एप्लीकेशन की आइडेंटिफिकेशन लॉजिकल पोर्ट नंबर पे होती है। इसके बाद जो डिवाइसेस को डेटा सेंड और रिसीव करवाना होता है वो नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस पे राउटर होता है। और राउटर के जो बिहेवियर्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमने पढ़े कि उस पर क्वालिटी ऑफ सर्विस, एक्सेस लिस्ट, VLAN कम्युनिकेशन और मल्टीपल नेटवर्क्स की जो कम्युनिकेशन है वो हम परफॉर्म करवाते हैं। देन हमने फाइनली लेयर 2 को देखा, और लेयर 2 पे आपको बताएगा कि स्विच जो है वो लेयर 2 की डिवाइस है, जिस पे हमारे पास 2 टाइप्स है, मैनेजेबल और अनमैनेज। और देन हमने समझा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्विच एंड अ हब। सो आज की क्लास में इतना ही है, कल की क्लास में इंशाल्लाह यहीं से आगे कंटिन्यू